नोट फ्रॉम हाइड्रो नॉवेल्स, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक अनाथालय की सेटिंग। आत्मा पवित्र शहर अनाथालय के अंदर लगभग 6 या 7 साल का एक लड़का पेट के तले वाला था। उसकी त्वचा गेहूं रंग की थी और उसकी आंखें टेढ़ी थी, जिनसे होशियारी झलक रही थी। उसके मुंह में फॉक्सटेल घास का एक टुकड़ा था, उसके हाथ सिर के पीछे तकिए की तरह रखे थे और उसके पैर आगे पीछे लटक रहे थे। भाई सुयू, दोपहर की शांति को एक बुरी आवाज ने तोड़ा। उसके बाद एक छोटी लड़की की आवाज आई, जिसके दो बंसियां और धीरे-धीरे चल रही थी। उसने कपड़े की एक छोटी सी ड्रेस पहनी थी जो धोने से फीकी पड़ गई थी और उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, जैसे दो छिपे हुए काले अंगूर हों। छोटी लोमड़ी, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुयू पेड़ से उठकर बैठ गया, अपनी भौहें उठाई और जानबूझकर धीरे-धीरे बोला, मुझे मत बताओ कि तुम मुझे फिर से घर खेलने के लिए धोखा देना चाहते हो और मुझे बल्कि दूल्हा बनाना चाहते हो जो सिर्फ हिला सके। ये सुनकर फूलियाना का छोटा सा चेहरा तुरंत फूल गया। उसका छोटा सा मुंह इतना फूल गया कि उसमें तेल का जाल लगाया जा सकता था और उसने जोर से पैर पटके, जिससे उसकी कट लहराने लगी। भाई सुयू सबसे बुरा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम हुलियाना है, लिटिल फॉक्स नहीं। हाँ, कौन हुलियाना? सुयू हंसा और पेड़ से नीचे कूद गया। उसकी हरकतें पत्ते की तरह हल्की थी। वह हुलियाना के पास गया और धीरे से उसकी छोटी नाक पर चुटकी काटी। लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जरूर एक आकर्षक छोटी लोमड़ी बनोगे। तुम लोमड़ी हो। हुलियाना ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसके गाल धीरे से लाल हो गए। तभी गुस्से से भरी एक बचकानी आवाज गूंजी, सुयू तुम बदमाश, तुम फिर से मेरी बहन के चेहरे पर चुटकी काट रहे हो। ये लो। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, एक दूध भरा छोटा कपड़ा जूता फुसफुसाहट के साथ सुयू की ओर उड़ता हुआ आया। सुयू थोड़ा पीछे झुका और फुर्ती से उसे चकमा दिया। जूता पुराने तरीके के पेड़ से धड़की आवाज के साथ टकराया और उछलकर दूर जा गिरा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, एक और जूता उसके पीछे आ गया, जिस पर किलिंग इंटेंशन लिखा था। सुयू ने अपने पैर की उंगलियों से धक्का दिया और अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया। जूता उसके कपड़ों से छूकर पास के घास के ढेर में जा गिरा। उसने मुड़कर देखा तो पास में उसकी हाइट का एक लड़का खड़ा था, जिसके हाथ कमर पर थे। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल था। वह हुलियाना का भाई ज़ेड्यू था। ज़ेड्यू, तुम यहाँ हो? सुयू ने नए आने वाले की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। मुझे कहना होगा, हमारी नानी सच में बहुत सुंदर है। जिस तरह उनकी आंखें मुस्कान के साथ चमकती हैं, वह आपके लगातार गुस्से से भरे रहने से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। सुयू की तारीफ से हुलियाना के गाल हल्के लाल हो गए, ऐसे लग रहे थे जैसे वे बसंत के आड़ू के फूलों से रंगे हों। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसने सुयू पर एक नजर डाली। फिर वह ज़ेड्यू की ओर मुड़ी। उसकी छोटी भौं थोड़ी सी उड़ गई। भाई हमेशा इतने सख्त मत दिखा। भाई सुयू और मैं बस खेल रहे हैं। ये सुनकर ज़ेड्यू को लगा जैसे उसके दिल में कुछ अटक गया है। जब वे छोटे थे तब से ही उसकी बहन हमेशा उसके सबसे करीब रही थी। उसने कब किसी और को इस तरह बचाया था? सुयू की तरफ उसकी नजर तुरंत गुस्से से भर गई, जैसे कोई शेर जिसके इलाके पर हमला हुआ हो। लेकिन सुयू ने ऐसा दिखाया जैसे उसे गुस्सा दिखाई नहीं। इसके बजाय उसने हुलियाना को आंख मारी और जानबूझकर कमजोर आवाज में कहा, नाना अपने भाई को देखो। उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह उभरी हुई हैं। वह मुझे नहीं मारेगा, है ना? बोलते समय उसने हुलियाना के पीछे छिपने का मौका लिया, यहाँ तक कि ज़ेड्यू को मुंह दिखाने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। हुलियाना ने तुरंत अपनी बाहें फैला दी। सुयू को पूरी तरह से ऐसे ढक लिया जैसे मुर्गी अपने चूजे को बचाती है। उसने अपना सिर ऊपर किया और ज़ेड्यू से कहा, भाई सुयू के साथ बुरा मत करो, तुम उसे डरा दोगे। अपनी बहन को किसी अभिव्यक्ति का पक्ष लेते देख ज़ेड्यू की सांस रुक सी गई। वह साफ तौर पर परेशान था कि उसकी बहन को यकीन चुपड़ी बात करने वाला आदमी धोखा दे रहा है, तो यह उसकी गलती कैसे हुई? खासतौर पर जिस तरह सुयू उसके पीछे छिप गई और उसे मुंह बनाकर देखने लगी। ये बहुत ही क्रोधित करने वाला था। तुमने उसे कहां डरते हुए देखा? ज़ेड्यू ने दांत पीसते हुए हुलियाना के पीछे खड़े सुयू की ओर इशारा किया। वह नाटक कर रहा है, नाना उसके झांसे में मत आना। नहीं, वह नहीं है। हुलियाना ने तुरंत जवाब दिया। उसका छोटा सिर खड़खड़ाहट की तरह हिल रहा था। भाई सुयू डर गया है। भाई जल्दी करो और अपनी आंखों से गोरा नजर हटाओ। सुयू ने हुलियाना के पीछे से झांका और ज़ेड्यू को आंख मारी। उसके मुंह के कोने और भी ऊपर की ओर मुड़ गए। उस धमकी नजर को देखकर ज़ेड्यू के हाथ पैर में खुजली होने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह आगे बढ़े, उसे खींचकर बाहर लाए और उसे पीट दे। लेकिन अपनी बहन का पक्का बचाव देखकर ज़ेड्यू सिर्फ एक जोरदार हम्फ कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर सका। अपने दिल में वह पहले ही सुयू का नाम 800 बार पढ़ चुका था। वह इस कट को याद रखेगा। ये देखकर कि उसका भाई बोलना बंद कर चुका है, हुलियाना को लगा कि उसने सुन लिया है। वह मुड़ी, सुयू की आस्तीन खींची और फुसफुसाई, भाई सुयू डरो मत। मेरा भाई बस डरावना दिखता है, वह तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता। सुयू ने अपनी हंसी दबाई और सिर हिलाया। हम नाना की सुरक्षा से मुझे अब डर नहीं लगता। दोनों को ऐसे बातचीत करते देख जैसे वहां कोई और भी नहीं। ज़ेड्यू की कनपटियां धड़कने लगी। उसने उस परेशान करने वाले सीन को और न देखने का फैसला किया और आंगन के कोने में पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उनकी तरफ पीट करके अपने पीछे कभी-कभी आने वाली हंसी सुनकर उसे गुस्सा और बेबस दोनों महसूस हो रहा था। वैसे भाई सुयू, हम कल अपनी आत्मा को जगा रहे हैं। भाई सुयू, क्या आप उत्साहित हैं? मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी आत्मा जगाऊंगा या मेरे पास वो पावर भी होगी या नहीं। भाई सुयू बहुत कमाल के हैं, आप जरूर एक शक्तिशाली आत्मा को जगा देंगे। मुझे आप पर विश्वास है भाई सुयू। तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा नाना, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आत्मा को भी जगाएंगे। ओरिजिनल कहानी में हुलियाना ने अपने परिवार की विरासत में मिली स्पिरिट चार्मिंग फॉक्स को जगाया और उसकी इनएक्सो पावर लेवल 9 तक पहुंच गई। बस स्पिरिट हॉल की युवा पीढ़ी में सबसे टैलेंटेड लड़की थी, जो कि आन के बाद दूसरे नंबर पर थी। ज़ेड्यू ने परिवार की विरासत में मिली स्पिरिट मून को भी जगाया और उसकी इनएक्सो पावर 8 लेवल पर पहुंच गई। जहां तक उसके शरीर की बात है, तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसके माता-पिता कौन हैं, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस आत्मा को जगा सकता है। ये सही है, सुयू एक ट्रांसफॉर्माइट बेटा था। वह सिर्फ 5 साल का था जब वह एक भिखारी बच्चे के तौर पर आया और उसे होली सिटी अनाथालय में ले जाया गया। होली सिटी ऑर्फनेज सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन असल में ये वो जगह थी जहां स्पिरिट हॉल टैलेंट को चुनता था। अगर आपने एक अच्छी आत्मा को जगाया है और आपके पास इनएक्सो पावर है, तो आप स्पिरिट हॉल अकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपने ट्रैश स्पिरिट को जगाया तो माफ करें, अनाथालय आपको सिर्फ 12 साल की उम्र तक ही पालेगा। 12 बजे के बाद आपको एक सेवक के रूप में स्पिरिट हॉल में प्रवेश करना होगा। बेशक आम लोगों के लिए गुजारा करने का एक अच्छा तरीका था। आपके स्पिरिट हॉल के नौकरों की सैलरी बहुत ज्यादा थी। सुयू नौकर नहीं बनना चाहता था। आखिरकार दुनिया बदलने के बाद वह दुनिया पर राज करने और किसी सुंदरी की गोद में सिर रखने का इरादा कैसे नहीं कर सकता था। कल वह होगा जो उसकी किस्मत का फैसला करेगा। ये देखने के लिए कि क्या वह एक अच्छी आत्मा को जगा सकता है। उस रात जब डॉर्मेट्री के दूसरे बच्चे सो गए तो सुयू चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। दो मार्शल सोलर चल रही है। आसमान में चांद को देखते हुए सुयू ने चुपके से अपनी पैंट की जेब से अगरबत्ती की 3 पत्तियां निकाली। चांदी का इस्तेमाल करके उसने अगरबत्ती को अपने मुंह के पास लाया, ध्यान से उन पर फूंका, उन्हें अपने कपड़े के कोने पर रखा और फिर उन्हें चमक पत्थर से जलाया। एक छोटी सी लौ उछलकर उठी, जिससे उसकी आंखें रोशन हो गईं जो उम्मीद से भरी थी। महान देवता पंगु, पूर्वज होंगजुम, ताइशान लाओजी, आदिम स्वर्गीय प्रभु, स्वर्ग तक पहुंचने वाले पंथ के नेता। सुयू ने दोनों हाथों में अगरबत्ती पकड़ी हुई थी और उसे अपने सिर के ऊपर उठाया हुआ था। उसका छोटा सा चेहरा भक्ति से भरा हुआ था और किसी को परेशान करने के डर से उसने अपनी आवाज भी धीमी कर ली थी। देवी नुआ और जो भी भगवान राजा जी, उस पिता ओडिन, भगवान यीशु, चाहे आप कोई भी हुआ स्वर्ग में हो, ये बच्चा आप सभी को प्रणाम कर रहा है। उसने अगरबत्ती को जमीन पर कंकड़ों से घिरे एक छोटे से गोले में डाला और 3 बार झुककर प्रणाम किया, जिससे उसके माथे पर थोड़ी मिट्टी लग गई। हे भगवान, मेरी रिक्वेस्ट सच में ज्यादा नहीं है। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी जब वह चांद को देख रहा था। मैं बस एक शक्तिशाली स्पिरिट मानना चाहता हूं। पंगु एक्स, ताइजी डायग्राम, पंगु बैनर, यामा हत्या की 4 तलवारें, कुछ भी चलेगा। मैं ज्यादा पसंद नहीं करता। बोलते समय उसे लगा कि वह शायद बहुत ज्यादा लालची हो रहा है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अगर यह सच में मुमकिन नहीं है, तो एंसेस्टर ड्रैगन, प्रिमोर्डियल फीनिक्स या प्रोजेनेटर किलिंग के लेवल की गॉड स्पिरिट भी ठीक है। सच में उसने फिर से चांद को प्रणाम किया और एक छोटे वयस्क की तरह हाथ भरी। हे भगवान, मेरे लिए एक बार ट्रांसमाइग्रेट करना आसान नहीं था। मुझे एक मौका दोगे क्या तुम? चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे एक शक्तिशाली आत्मा देते हो, जब मैं भविष्य में बड़ा बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए और दूध जलाऊंगा। अगरबत्ती को धीरे-धीरे जलते हुए देखकर सुयू ने डॉर्मेट्री में लौटने से पहले कई बार सिर झुकाया। अगली सुबह की रोशनी टूटी-फूटी खिड़कियों के फ्रेम से छनकर आ रही थी, जिससे बेडरूम पर रोशनी की तिरछी परतें पड़ रही थी। सुयू अभी भी एक व्यस्त सपने में खोया हुआ था, तभी एक मीठी आवाज उसके कान में पड़ी, जैसे शहर में लिखता हुआ कंकड़ हो। भाई सुयू, सूरज पहले से ही तुम्हारे पर चमक रहा है। जल्दी उठो, आज स्पिरिट अवेकनिंग का दिन है। मम, नाना, सुयू बचा, रजाई को ऊपर खींचकर अपना आधा चेहरा ढक लिया और दबी हुई आवाज में बोला, जल्दी क्या है? ये तो बस एक स्पिरिट अवेकनिंग है। अगर हम थोड़ी देर हो गए तो ये भाग नहीं जाएगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका दिमाग भनभना उठा, जैसे कोई तार अचानक कस गया हो। आत्मा जाग गई थी। सुयू ने अचानक रजाई उतार दी और कठोर बिस्तर से उछलती हुई कांच की तरह उछल पड़ी। उसके बाल नींद से चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थी। कल रात वह चांदनी रात में देवताओं से प्रार्थना करने में बहुत व्यस्त था। वह पूरी तरह से भूल गया था कि आज स्पिरिट अवेकनिंग है। हुलियाना बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी घबराई हुई हालत देखकर उसके छोटे से मुंह से तुरंत निकला, भाई सुयू, क्या तुम सच में भूल गए? मैं और मेरा भाई बहुत देर से जाग रहे हैं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं भूला। सुयू ने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहन लिया, यहाँ तक कि 2 बटन भी गलत लगा दिए। बेल बांधते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा, बस मैं सही मूड बना रहा था। स्पिरिट अवेकनिंग जैसी जरूरी घटना को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, सीरियसली। वह जल्दी से अपने जूते पहनकर आया, अपना चेहरा साफ किया और हुलियाना की ओर देखने लगा। छोटी लड़की को अभी भी मुंह फुलाए देखकर वह जल्दी से झुका और अपनी उंगली से उसके गाल पर थपकी देते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा नाना, गुस्सा मत हो। देखो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं किसी से भी तेज होऊंगा, मेरा वादा है। हुलियाना उसके इस प्रहार से जोर से हंस पड़ी और उसने उसका हाथ झटक दिया, जल्दी करो। अगर हम लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तुरंत सुयू ने झट से अपने बाल की और हुलियाना का हाथ खींचते हुए बाहर भागा और मन ही मन पागलों की तरह मंत्र पढ़ता रहा। कल उसने जिन महान देवताओं से प्रार्थना की थी, उन्हें अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। कृपया उसे आत्मा के रूप में खुदा या गारंटी न दे, नहीं तो वह सच में खत्म हो जाएगा। स्पिरिट अवेकनिंग प्लाजा सुयू और हुलियाना की उम्र के सैकड़ों बच्चे एक साथ ठूस-ठूस कर भरे हुए थे। ज्यादातर लोगों के चेहरे घबराहट और उम्मीद से भरे हुए थे। उनकी चहचहाट की आवाजें गुस्से से बाहर निकली छोटी बड़े के झुंड जैसी लग रही थी। कई माता-पिता प्लाजा के किनारे पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे थे, अपनी गर्दन को सेंटर की ओर घुमाते हुए, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। सुयू ने हुलियाना का हाथ पकड़ा हुआ था और वे भीड़ में से निकल रहे थे। धूप से उनकी पीठ गर्म हो रही थी। नाना, इधर आओ। आगे से ज़ेड्यू की आवाज आई। वही लाइन के आखिर में खड़ा था और पंजों के बल पर खड़े होकर हाथ हिला रहा था।
आज उन्होंने साफ कपड़े की चुन्नी पहनी हुई थी और उनके बाल अच्छे से कंघी किए हुए थे और वे उससे ज्यादा जोशीले लग रहे थे। हुलियाना की आंखें चमक उठी और उसने सूर्य को तेजी से दौड़ कराने के लिए कहा। जैसे ही वे खड़े हुए जेड्यू की नजर सूर्य पर पड़ी और उसने हल्की सी खड़ाक भरी। हम स्पिरिट अवेकनिंग जैसे बड़े बहन के लिए तुम सच में सो गए, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। सूर्य ने अपनी नाक रगड़ी और कोई जवाब नहीं दिया, वह वास्तव में गलत था। जेड्यू ने उसे जाने नहीं दिया और उसे फिर से उकसाने वाले लहजे में घूरा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम बाद में कोई फालतू स्पिरिट जैसे खुदा या रानी जगाते हो तो देखते हैं कि नाना के सामने इंप्रेसिव बनने का तुम्हारा चेहरा भी है या नहीं। यह जरूरी नहीं कि सच हो। सूर्य ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं। हो सकता है कि जब मैं जाग जाऊं तो कोई दुनिया हिला देने वाली आत्मा तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देगी तुम्हारे सपनों में। जेड्यू ने होंठ से कोड़े, उसे साफ तौर पर उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि अगर तुम ब्लू सिल्वर ग्रास को जगा भी पाओगी तो तुम लकी होगे। हुलियाना ने किनारे से सुना और जेड्यू की आंखें खींची। भाई सूर्य के बारे में ऐसे बात मत करो। कोई भी आत्मा जो जागी हो अच्छी होती है। वह छोटे से चेहरे पर हिम्मत दिखाते हुए सूर्य की ओर मुड़ी। भाई सूर्य, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आत्मा को जगाएंगे। सूर्य के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। जैसे ही वह बोलने वाला था, प्लाजा के बीच से तांबे की घंटियों की एक तेज आवाज आई। स्पिरिट हॉल के डीकन की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी ऊंचे मंच पर आया और चिल्लाया, बच्चों लाइन में लग जाओ, स्पिरिट अवेकनिंग शुरू होने वाली है और फॉलो करो, धक्का मत दो। लाइन तुरंत शांत हो गई। बच्चों ने अपनी सांस रोकी, घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सूर्य का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, सब कुछ हिलने पर रुका था। कल उसने जिन महान देवताओं से प्रार्थना की थी, वे जरूर सफल होंगे। 20 डीकन के साथ मिलकर काम करने से स्पिरिट अवेकनिंग तेजी से आगे बढ़ी। 1 घंटे से भी कम समय में आधे से ज्यादा बच्चों ने इसे पूरा कर लिया था। प्लेटफॉर्म पर स्पिरिट हॉल के बड़े सदस्य उन बच्चों को देख रहे थे जिनकी आत्माएं पहले ही जा चुकी थी। उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। इन बच्चों की स्पिरिट की क्वालिटी बहुत कम थी और उनकी इनेट सोल पावर असल में लेवल 5 के आसपास थी। अब जबकि आधे से ज्यादा लोग पास हो चुके थे, लेवल 7 से ज्यादा इनेट सोल पावर वाला एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया था। लगभग 20 मिनट बाद जेड्यू ऊपर आया। गुड लक भाई। हुलियाना ने जेड्यू को खुश करने के लिए अपना छोटा सा हाथ हिलाया। शीयू, गुड लक। सूर्य ने भी हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द कहे। हम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आत्मा को जगाऊंगा। हालांकि जेड्यू ने कहा, फिर भी चलते समय उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई थी। सैपलिंग मार्शल सोल। जेड्यू की घबराहट को महसूस करते हुए डीकन का स्वर थोड़ा नम हो गया। घबराओ मत, अपनी आंखें बंद करो और जब जागृति शुरू हो तो बस अपने शरीर के अंदर की शक्ति को महसूस करने पर ध्यान दो। जेड्यू ने गहरी सांस ली और मजबूती से हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आवाज में अभी भी हल्की, मुश्किल से महसूस होने वाली जकड़न थी। हां लॉर्ड डीकन, उसने बताया अनुसार अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ छोटी मुट्ठियों में भींच गए और उसकी उंगलियां थोड़ी सफेद हो गईं। सूरज की रोशनी उसके टेंशन भरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी कंपनियों से नीचे बहते पसीने की छोटी-छोटी बूंदें चमक रही थीं। डीकन ने उसे देखा, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आ गई। जब ब्लेजिंग फ्लेम टाइगर स्पिरिट उसके पीछे दिखाई दी। सोल पावर से गायब होकर डीकन के हाथों में मौजूद 6 जागृति पत्थर धीरे-धीरे ऊपर उठे और जेड्यू के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। रिलैक्स। डीकन की आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे झील पर बहती बसंती हवा। उस शक्ति को महसूस करो, उसे अपने मेरिडियन से बहने दो, उसका विरोध मत करो। जेड्यू का माथा धीरे-धीरे सीधा हो गया और उसकी सांस धीरे-धीरे स्थिर हो गई। आसपास के बच्चों ने अपनी सांस रोकी, गर्दन ऊपर करके देखने लगे, हवा भी जम गई थी। लाइन में खड़े होकर सूर्य और हुलियाना के दिल भी भारी हो गए। चाहे वे आमतौर पर कितनी भी झगड़ते हों, इस समय वे उसके लिए परेशान हुए बिना नहीं रह सके। लगभग 5 या 6 सांसों के बाद जेड्यू के हाथों में आधे चांद जैसे छोटे ब्लेड दिखाई दिए। जेड्यू ने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथों में छोटे ब्लेड को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। ये स्पिरिट उसके पिता की स्पिरिट जैसी ही थी, मून ब्लेड। डीकन ने भी जेड्यू की खुशी देखी और उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। बच्चे आओ और अपनी दुनिया आत्मा शक्ति का परीक्षण करो। उन्हें लग रहा था कि इस बच्चे का इनेट सोल पावर लेवल पक्का नहीं होगा। हम जेड्यू आगे बढ़ा और उसने अपनी हथेली सोल पावर टेस्टिंग क्रिस्टल पर रख दी। एक पल बाद एक चमकदार नीली रोशनी निकली। आज के स्पिरिट अवेकनिंग की शुरुआत के बाद से यह पहला बच्चा था जिसने इतनी तेज रोशनी पैदा की। डीकन ने हैरानी से जेड्यू को देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। अच्छा बच्चा, तुम्हारी इनेट सोल पावर रैंक 8 है। बच्चे की इनेट सोल पावर को देखकर डीकन की आंखों में जलन की एक झलक दिखाई दी। रैंक 8 की इनेट सोल पावर के साथ ये बच्चा बिना किसी शक के स्पिरिट हॉल एकेडमी में जा पाएगा और शायद किसी महान व्यक्ति का शिष्य भी बन जाएगा। ये सोचते हुए उसने ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर देखा, जहां जू और घोस्ट गुरुओं ने उसे हिलाकर अभिवादन किया। अच्छा बच्चा, अभी मत जाओ, यही मेरा इंतजार करो। हां मैं समझ गया। डीकन ने अपनी नजर हुलियाना की तरफ घुमाई। उसे जेड्यू और सूर्य के साथ खड़ा देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा उम्मीद से भर गईं। अगला छोटी बच्ची इधर आओ, डीकन ने पुकारा। उसकी आवाज सुनकर हुलियाना का शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। उसके छोटे हाथ जाने में अपने कपड़ों के हिम को मोड़ रहे थे। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं और वह जमी खड़ी थी, जैसे वह अचानक भूल गई हो कि उसे क्या करना है। उसे इस तरह देखकर सूर्य ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका हाथ दबाया। उसकी आवाज नरम और कोमल थी। नाना डरो मत, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जरूर एक शक्तिशाली आत्मा को जगाओगी। अरे हां, उसकी याद दिलाने पर असलियत में वापस आकर हुलियाना ने जोर से हिलाया और जागने वाले पत्थरों की तरफ बढ़ गई। रुकने के बाद उसने सूर्य की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी हिम्मत मान रही थीं। सूर्य ने उसे लड़ने का इशारा किया, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हुलियाना ने गहरी सांस ली, घूमी और अपनी आंखें बंद कर लीं, ठीक वैसे ही जैसे जेड्यू ने किया था और अपने छोटे हाथों को ठंडे जागते पत्थरों पर मजबूती से दबाया। डीकन ने उसकी तनी हुई पीठ को देखा और धीरे से कहा, आराम करो, घबराओ मत, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। 3 से 5 सांसों के बाद हुलियाना को अपने अंदर एक नई शक्ति उभरती हुई महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसी समय गुलाबी चमक के साथ एक लोमड़ी उसके पीछे दिखाई दी, जिस पर हुलियाना की आत्मा प्रकट हुई। डीकन को कुछ पल के लिए हैरानी हुई। हालांकि वह बेहोशी जैसी हालत जल्दी ही गायब हो गई। बच्चे आओ और अपनी अंदरूनी आत्मा शक्ति का परीक्षण करो। डीकन की आवाज में थोड़ी सी दबी हुई खुशी थी। इस बच्चे की आत्मा ने उसे जागने से एक पल के लिए हैरान कर दिया था। उसकी इनेट सोल पावर का लेवल तो जरूर ज्यादा होगा। हुलियाना डीकन के पास गई और अपना छोटा हाथ सोल पावर टेस्टिंग क्रिस्टल पर रख दिया। एक पल बाद जेड्यू से भी ज्यादा तेज रोशनी सबकी आंखों के सामने आ गई। अनेक सोल पावर रैंक 9। डीकन की आवाज में उत्साह था। अगर इतने सारे लोग नहीं देख रहे होते तो वह खुशी से उछल पड़ता। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बीबी डोंग की आंखों में दिलचस्पी झलक रही थी जब उसने थोड़ा नीचे हुलियाना को देखा। ये भगवान, जब ये सब खत्म हो जाए तो इन दोनों बच्चों को मेरे पास ले आना। हां सुप्रीम पोप। डीकन ने ध्यान से हुलियाना को जेड्यू के पास खड़ा किया। उसकी आंखों में खुशी छिपाना नामुमकिन था। उसने उन्हें एक बार फिर बताया, छोटी बच्ची, एक जरूरी आदमी तुम दोनों से बाद में मिलना चाहता है। यही रुको और इधर-उधर मत जाना, समझी? हुलियाना ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। हां डीकन बिना मन के वेकेशन प्लेटफॉर्म पर लौट आया। अपनी खुशी रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी नजर सूर्य पर पड़ी। जेड्यू 8वें स्थान पर था और हुलियाना 9वें स्थान पर थी। ये बच्चे वास्तव में उसके भाग्यशाली सितारे थे। अगर उसके सामने वाला लड़का भी रैंक 8 या 9 की सोल पावर जगा सके तो इस बार उसका योगदान प्रमोशन के लिए पक्का काफी होगा। छी बच्चे, जल्दी ऊपर आओ। डीकन की आवाज थोड़ी कांपी और उसने अनजाने में अपने हाथ आपस में रगड़ लिए। आसपास के बच्चे भी सूर्य को उत्सुकता से देख रहे थे। हुलियाना के जागने से निकली गुलाबी चमक ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। हर कोई ये देखना चाहता था कि उसके साथ रहने वाला लड़का किस तरह की आत्मा को जगाएगा। सूर्य ने गहरी सांस ली, अपनी अंदर की घबराहट को दबाया और वेकेशन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। जब वह हुलियाना के पास से गुजरा तो उसने उसे आंख मारी। उसने तुरंत हिम्मत बढ़ाने वाली मुस्कान दी और अपने छोटे से हाथ से चुपके से उसे नीचे लड़ने का इशारा किया। जेड्यू ने भी अपने होंठ से को लिए। उसने उसे हमेशा की तरह चिढ़ाया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक अजीब भावना थी। किसी भी हाल में अगर सूर्य भी एक अच्छी आत्मा को जगा सके तो यह अनाथालय में पले बड़े बच्चों के ग्रुप के लिए अच्छी बात होगी। सूर्य जागते पत्थरों के सामने खड़ा था और उन चट्टानों को देख रहा था जिनसे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कल रात उसने जिन अलग-अलग देवी देवताओं से प्रार्थना की थी वे फिर से उसके दिमाग में कौन गए जब उसने मन ही मन कहा, हे महान देवताओं प्लीज मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। सूर्य को स्थिर खड़ा देखकर डीकन को लगा कि बहुत घबरा गया है और उसने जल्दी से कहा, घबराओ मत बच्चे, ऊपर आओ। हम सूर्य जागते पत्थरों के बीच में गया। डीकन ने अपनी आत्मा को बुलाया और 6 पत्थर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सूर्य ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। एक पल बाद डीकन की सोल पावर से गायब होकर सूर्य के अंदर एक नई ताकत पैदा हुई। सूर्य को लगा कि जैसे यह शक्ति प्रकट हुई उसका पूरा शरीर एकदम कट में गिर गया। अनजाने में उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। अजय निंजा वर्ल्ड सिस्टम एक्टिवेट करें। डीकन ने सूर्य की हथेली से निकलती आत्मा को देखा। उसकी आंखों से उम्मीद तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह बेशक निराशा ने ले ली। ये साफ तौर पर एक छोटा पतला पौधा था जिसके कोमल हरे तने से सिर्फ 2 ताजे पत्ते निकल रहे थे। ये कमजोर और कमजोर दिख रहा था जिसका शक्तिशाली शब्द से कोई लेना देना नहीं था। ये साफ तौर पर एक स्टैंडर्ड कचरा स्पिरिट था जो सबसे आम खेती के औजार स्पिरिट से भी बदतर था। ठीक है बच्चे, स्पिरिट अवेकनिंग खत्म हो गई है, आओ और अपनी सोल पावर को टेस्ट करो। डीकन की आवाज में पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही, यहां तक कि वह थोड़ी औपचारिक भी लग रही थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि सूर्य की स्पिरिट एक स्टैंडर्ड स्पिरिट है। अगर उसके पास सोल पावर भी होती तो भी वह रैंक 3 से ज्यादा नहीं होती। सूर्य को उसके रवैये की परवाह नहीं थी। हालांकि उसकी उंगलियों पर लगा पौधा नाजुक लग रहा था लेकिन वह उसमें छिपी शानदार जान को महसूस कर सकता था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा ये पौधा नहीं है लेकिन किसी कारण से उसकी आत्मा केवल इसी रूप में प्रकट हो सकती है। जैसा बताया गया था वह सोल पावर टेस्टिंग क्रिस्टल के पास गया, उस पर अपनी हथेली रखी और चुपचाप अपने शरीर के अंदर गर्म एनर्जी को मोबिलाइज किया। पहले तो क्रिस्टल से सिर्फ हल्की सफेद रोशनी निकलती थी जो किसी आम बच्चे से अलग नहीं थी। डीकन ने अपने होंठ से कोड़े और अगले व्यक्ति को बुलाने के लिए मुंह नहीं वाला था कि क्रिस्टल से अचानक रोशनी निकली। हल्का सफेद रंग का ब्रह्मांड और ज्यादा चमकीला होता गया। इतना तेज कि लोग अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे और हवा नीले रंग की परत से रंगी हुई लग रही थी। ये रोशनी उस रोशनी से भी ज्यादा तेज और शुद्ध थी। जब हुलियाना भी जागी थी लगभग पूरे जाने वाले प्लेटफॉर्म को रोशन कर रही थी। ये है। डीकन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने उन्हें जोर से रगड़ा। ये सोचते हुए कि कहीं उसने गलत तो नहीं देखा। वह दशकों से इस व्यवसाय में था और उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। एक बार आत्मा के मालिक के पास कैसे हो सकता है स्वाभाविक पूर्ण आत्मा शक्ति। उसके पीछे से एक चौंकी हुई आवाज आई। सूर्य ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कहीं उसके बगल में 2 आकृतियां दिखाई दे रही हैं। बाईं ओर वाले व्यक्ति ने सुनहरा और बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी आंखों के कोनों पर बैंगनी रंग का आईलाइनर लगा हुआ था और उसका चेहरा बहुत प्यारा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्रिसेंथेम युगवान था। दाईं ओर वाला व्यक्ति काले कपड़े में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा छिपा हुआ था और उसके पूरे शरीर से ठंडी आवाज निकल रही थी। वह घोस्ट लोगों में होना चाहिए। युगवान कुछ कदम आगे बढ़ा और सूर्य की कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियों से आने वाले सोल पावर के उतार चढ़ाव साफ और शुद्ध थे। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और सूर्य की हथेली में रखे उस छोटे से पौधे को देखा। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। ये सच में जंजापूर्ण आत्मा शक्ति है। लेकिन यह आत्मा एक पौधा जो शायद सोल पावर भी नहीं रख सकता उसे इन्हें फुल स्पिरिट पावर के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। ये तो स्पिरिट अवेकनिंग के आम ज्ञान के खिलाफ था। पास में खड़ा डीकन पहले से ही डर के मारे कमजोर हो चुका था और जल्दी से झुका। आपका नाम है
युगवान ने हाथ हिलाया, उसकी नजर सुयू, जेडयू और हुलियाना पर पड़ी और उसने डीकन से कहा, हम इन तीन बच्चों को ले जा रहे हैं। सुप्रीम को उनसे मिलना चाहते हैं, आप जारी रखें। जी महामहिम। युगवान और गुई में तीनों को स्पिरिट हॉल के गलियारों से ले गए और
आखिर में एक शानदार हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत पवित्र और शानदार था, जिसमें सोने के खंभों पर बड़ी डिजाइन बने हुए थे और हवा में चंदन की हल्की खुशबू फैली हुई थी। यही रुको और इधर-उधर मत घूमो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी आएंगे। ये बातें कहकर युगवान गुई में के साथ पीछे हट गई। जैसे ही हॉल के दरवाजे बंद हुए, हुलियाना तुरंत सुयु के पास पहुंची। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। भाई सुयु, आपके पास असल में इनफुल स्पिरिट पावर है, ये कमाल है, लेकिन आपकी आत्मा असल में क्या है? वह छोटा सा पौधा कितना साधारण दिखता है। ज़ेड भी आ गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सुयु पर टिकी थीं और वह साफ-साफ समझाने की मांग कर रहा था। सुयु ने अपनी हथेली में धीरे-धीरे हिलते हुए छोटे पौधे को देखा, अपनी उंगलियों से पत्तियों को छुआ और मुस्कुराया। मुझे भी नहीं पता कि मेरी आत्मा क्या है, लेकिन मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से एक पौधा नहीं है। तभी सुयु के मन में एक मैकेनिकल आवाज आई। होस्ट अवेकनिंग डेडलाइन लिमिट का पता चला। वुड रिलीज इनविजिबल निंजा वर्ल्ड सिस्टम बाइंडिंग शुरू। यह आवाज सुनकर सुयु कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गया। सिस्टम इनविजिबल निंजा वर्ल्ड सिस्टम, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन दो कॉन्टिनेंट में है। आप मुझे एक इनविजिबल निंजा वर्ल्ड सिस्टम दे रहे हैं। सिस्टम सिस्टम सुयु ने अपने मन में सिस्टम को पुकारा। होस्ट प्लीज शो मत करो, सिस्टम अभी बाइंडिंग है। सुयु से नाराज होकर एक बेसब्र आवाज निकली। ओह डिंग, होस्ट को डेडलाइन लिमिट वुड रिलीज को सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्मेट करने और जगाने के लिए बधाई। अजय निंजा वर्ल्ड सिस्टम को सफलतापूर्वक बांध दिया गया है। सिस्टम मैं डुअल कॉन्टिनेंट में ट्रांसफॉर्मेट हो गया। निंजा वर्ल्ड इनविजिबल, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? डिंग प्लीज इस सिस्टम पर सवाल मत उठाओ, सिस्टम में गलतियां नहीं होती, लेकिन ये दो कॉन्टिनेंट है, नारुतो नहीं। डिंग प्लीज जिद्दी मत बनो। होस्ट एक नए गिफ्ट पैक का पता चला है, क्या आप इसे क्लेम करना चाहेंगे? दावा करना मजाक नहीं, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम जो मुझे इनविजिबल बना सके वह एक अच्छा सिस्टम है। न्यूबी गिफ्ट पैक वाला सिस्टम और भी बेहतर है। सुयु का साफ जवाब सुनकर सिस्टम भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। डिंग न्यूबी गिफ्ट पैक सक्सेसफुली क्लेम हो गया है। अब न्यूबी गिफ्ट पैक खोल रहा हूं। सुयु को अपनी आंखों के सामने एक सुनहरा पैकेज दिखाई दिया और फिर उसमें से अलग-अलग रंगों की 3 लाइटें निकली। डिंग बधाई हो होस्ट, न्यूबी गिफ्ट पैक सक्सेसफुली खुल गया है। आपको ये आइटम मिले हैं। बिगिनर स्टेज बॉडी ड्यूरेबल वुड रिलीज निंजुत्सु एनसाइक्लोपीडिया शारिंगन ड्यूरेबल। ओह उड़ान भर रहा हूं। परिवार कौन समझता है ये? मैं उड़ान भरने वाला हूं। जैसा कि कहा जाता है, सुसानु और महान बुद्ध दो लोग 4 देशों को नष्ट कर देते हैं। ग्रेट फायर प्लस वर्ल्ड ऑफ ट्रीज पूरी दुनिया को नहाती है। अब जब उसके पास वुड रिलीज और शारिंगन दोनों हैं, तो ग्रेट बुद्ध और सुसानु अब एक साथ नहीं रहेंगे। खांसी खांसी सिस्टम प्लीज अभी मेरी बदतमीजी को माफ कर दो। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो मैं सुयु तुम्हें अपना फॉस्टर फादर मानने को तैयार हूं। डिंग होस्ट प्लीज नॉर्मल रहें। क्या आप अभी रिवॉर्ड निकालना चाहेंगे? निकालना। जैसे ही सुयु के शब्द निकले, उसे साफ तौर पर अपने पेट के निचले हिस्से में एक गन का टूटता हुआ महसूस हुआ। यह बहुत आरामदायक है। ये तो ऐसा है जैसे 10,000 मीटर दौड़ने के बाद आपको गर्म पानी के झरने में फेंक दिया गया हो। लगभग 5 मिनट के बाद बिगिनर स्टेज बॉडी को सुयु ने सफलतापूर्वक एक जॉट कर लिया। डिंग क्या होस्ट रिवॉर्ड निकालना जारी रखना चाहता है? सिस्टम वुड रिलीज निंजुत्सु एनसाइक्लोपीडिया निकालें। सुयु की आंखें जम गईं और फिर उसके दिमाग में बहुत सारी यादें उभर आईं। वुड रिलीज, वुड क्लोन, वुड रिलीज, चार्ट प्रेजेंट टेक्निक, वुड रिलीज, वुड ब्लॉकिंग वॉल, वुड रिलीज, कटिंग टेक्निक, वुड रिलीज, डीप फॉरेस्ट इमेजेंस, वुड रिलीज, ट्री बाइंडिंग इटर्नल बरियल, वुड रिलीज, वुड गोलिंग टेक्निक, वुड रिलीज, वुड ड्रैगन टेक्निक। उसी पल उसके दिमाग में 20 से ज्यादा वुड रिलीज निंजुत्सु आ गए। जैसे ही वह शारिंगन को सोखने वाला था, हुलियाना की आवाज ने उसे रोक दिया। भाई सुयु, आपने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? 5 बीबी डोंग। सुयु को होश आया और उसने देखा कि हुलियाना उसे देख रही है। उसने तुरंत उसे उठाया और 2 बार घुमाया। नाना मैं बहुत खुश हूं। उसकी आवाज खुशी से भरी थी और उसे पकड़े हुए उसके हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। बिगिनर स्टेज बॉडी, वुड रिलीज निंजुत्सु एनसाइक्लोपीडिया और जॉर्ज शारिंगन। इन 3 चीजों के साथ उसे लगा कि वह आज रात अपने सपनों से हंसते हुए जाग सकता है। जब उसने हुलियाना को घुमाया तो उसकी फटफट आने लगी। पहले तो वह हैरान रह गई, लेकिन जल्दी वह खिलखिलाई और हल्के से उसके हाथ पर थपथपाया। भाई सुयु, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहा है। उसकी हंसी चांदी की घंटियों की लड़ जैसी थी, साफ और तेज, जो हॉल की गंभीरता को खत्म कर रही थी। ज़ेड ने बगल से देखा, वहां चढ़ाकर और बचकाना कहते हुए, हालांकि उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। रुको, ये बच्चा अपनी बहन को पकड़े हुए था। सुयु, वह मेरी बहन है, उसे नीचे उतारो। आखिरकार सुयु ने गुस्से से बाहर आकर हंसते हुए हुलियाना को नीचे उतारा। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और भूल गया। ज़ेड ने हुलियाना को अपने पीछे खींचा और सुयु को घूरा। अगली बार बस बात करो, ज्यादा टची मत होना। हुलियाना ने ज़ेड को एक तरफ धकेल दिया और सुयु को देखा। भाई सुयु, अभी तुम्हें क्या हुआ? तुमने अचानक बात करना बंद कर दिया। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं ठीक हूं। मुझे अभी पता चला कि मेरी आत्मा असल में क्या है। सुयु की बातें सुनकर ज़ेड भी वहां आ गई। अरे सुयु, तुमने कहा था कि तुम अपनी आत्मा को जानते हो, तो असल में यह क्या है? जैसे ही सुयु बोलने वाली थी, हॉल के बाहर से हाई हील्स के फर्श पर टकराने की तेज आवाज आई। टैप 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 लेट्स थी और पास आते समय एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपनी पीठ सीधी करके लाइन में खड़े हो गए। 3 सांसों के अंदर भारी हॉल के दरवाजे धीरे-धीरे बाहर से खुले और 3 आकृतियां दिखाई दी। बाईं और दाईं ओर गुलाबी दो लोग युगवान और बुद्ध दो लोग गुई में थे, जो उन्हें पहले लाए थे। युगवान का सुनहरा कवच भी आकर्षक था, जबकि गुई में अपने काले बादे में छिपा हुआ था। उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल था। बीच में एक महिला खड़ी थी। वह लगभग 25 या 26 साल की लग रही थी और उसने एक शानदार बैंगनी गाउन पहना हुआ था। हिम पर बारीक सुनहरे पैटर्न की कढ़ाई थी जो उसके मूवमेंट के साथ धीरे-धीरे हिल रही थी। उसके लंबे बाल झरने की तरह बह रहे थे, बस कुछ चलते रुबी हेवन से धीरे लटकी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी भौहें दूर के पहाड़ों जैसी, आंखें ठंडे तारों जैसी, नाक ऊंची और होंठ चली हल्के गुलाबी थे, लेकिन उसकी भौहों के बीच ठंडक और शांति एक झलक थी, जिससे लोग उसे सीधे देखने से डरते थे। जवान दिखने के बावजूद जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उसके आसपास की हवा जम गई। यहां तक कि युगवान और गुई में भी अनजाने में उसे आधा कदम पीछे रह गए, जो साफ तौर पर उसके इज्जतदार स्टेटस को दिखाता है। ये स्पिरिट हॉल के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बीबी डोंग होना चाहिए। वह महिला सीधे हॉल के बीच में रखी सोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसकी आस्तीनें चिकनी सीढ़ियों से टकरा रही थी। युगवान और गुई में कुर्सी के नीचे सीढ़ी पर सिर झुकाए खड़े थे। उनका पोस्चर सम्मानजनक था। सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों आज की जागृति के सबसे शानदार टैलेंट वाले बच्चे हैं। युगवान ने सम्मान से अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। बीबी डोंग ने थोड़ा सा हिलाया। उसकी नजर हॉल में मौजूद तीनों पर बेपरवाही से घूम रही थी। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे। मैं समझ गई। उसकी नजर ज़ेड पर पड़ी। लेवल 8 की इनेट सोल पावर वाले बच्चे को नीचे ले जाओ। युगवान, गुई में उसे स्पिरिट हॉल अकेडमी ले जाओ। जी महाराज। दोनों ने आज्ञा मानी और ज़ेड को पीछे आने का इशारा किया। हालांकि ज़ेड को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह बहस का समय नहीं है। उसने सुयु और हुलियाना की तरफ देखा और फिर दोनों के पीछे महल से बाहर निकल गया। भारी दरवाजे धीरे-धीरे बंद हो गए और हॉल में सिर्फ सुयु, हुलियाना और बीबी डोंग ही रह गए। हवा में एक हल्की सी शांति छा गई थी, जो सिर्फ मोमबत्ती की हल्की टिमटिमाती रोशनी से टूट रही थी। बीबी डोंग ने थोड़ा ऊपर देखा। उसकी नजर हुलियाना पर पड़ी। वह आराम से बोल रही थी और उसका लहजा बेपरवाह था। आपका क्या नाम है? उस नजर से हुलियाना का दिल बैठ गया। वह जल्दी से एक कदम आगे बढ़ी, घबराहट में अपने कपड़ों का किनारा पकड़े हुए। उसकी आवाज साफ काम रही थी। सुप्रीम कोर्ट, मेरा नाम हुलियाना है। उसके गाल लाल हो गए और एक पल के लिए तो उसकी सांस भी भारी हो गई। हुलियाना, बीबी डोंग ने नाम दोहराया। उसकी उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट पर टैप कर रही थी। यह एक अच्छा नाम है। वह रुकी, फिर धीरे से हुलियाना की स्पिरिट और सोल पावर के बारे में बताया। स्पिरिट चार्मिंग फॉक्स, इनेट सोल पावर लेवल 9। हुलियाना ने आश्चर्य से ऊपर देखा। सुप्रीम कोर्ट को ये सब पता था। उसकी आंखों में हैरानी देखकर बीबी डोंग के मुंह के कोने पर एक हल्का सा घुमाव आ गया। उसकी आवाज में हल्की गर्मजोशी थी। स्पिरिट हॉल की युवा पीढ़ी के बीच आप पहले से ही एक अलग पहचान रखते हैं। उसकी आवाज बदल गई। उसकी नजर गहरी हो गई। क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? ये शब्द बिजली की तरह थे, जो हुलियाना के कानों में गूंज रहे थे। बहू पर बैठी बीबी डोंग को खाली नजरों से देखती रही। कुछ देर के लिए करना भूल गई। उसे लगा कि उसका दिल सीने में जोर-जोर से धड़क रहा है, लगभग बाहर निकल रहा है। उसने बीबी डोंग के लगभग एकदम खूबसूरत चेहरे को देखा, फिर अनजाने में अपने बगल में खड़े सुयु की तरफ देखा। उसके छोटे हाथ कसकर खींचे हुए थे, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह एक पल के लिए जवाब देना भूल गई। सुप्रीम कोर्ट, उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। यह एक सपने जैसा था। क्या तुम तैयार नहीं हो? हुलियाना आखिरकार असलियत में वापस आ गई और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज में बेकाबू उत्साह और सम्मान था। मैं तैयार हूं। शिष्य हुलियाना गुरु को नमस्कार करती है। उसे इस तरह देखकर बीबी डोंग के मुंह के कोने पर एक हल्का सा, लगभग दिखाई न देने वाला घुमाव आया, जो एक पल में गायब हो गया। अब से मेरे साथ रहकर मेरी मदद करना। इस टैलेंट को बेकार मत जाने देना। हां, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। हुलियाना की आवाज में सिसकी झलक थी। वह साफ तौर पर उत्साह से भरी हुई थी। बीबी डोंग ने अपनी नजर सुयु पर डाली। उसके अंदर रंग की आंखें जांच से भरी थी। जहां तक आपकी बात है, जनजात पूरी स्पिरिट पावर, फिर भी आपकी स्पिरिट एक छोटा सा पौधा है। सच में दिलचस्प है। सुयु ने ऊपर देखा और उसकी नजरों से मिला। सुप्रीम कोर्ट, मेरी आत्मा कोई पौधा नहीं है। बीबी डोंग की उंगलियों ने हल्के से आर्मरेस्ट पर टैप किया। उसके चमकदार नाखून मोमबत्ती की रोशनी में ठंडी चमक रहे थे। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे-धीरे से खुल गईं। उसकी नजर एक महीन जाल की तरह सुयु को सिर से पैर तक घेरे हुए थी। ओह दिलचस्प है। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा असल में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, मेरी आत्मा एक एलिमेंटल आत्मा है। एक एलिमेंटल स्पिरिट। बीबी डोंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। उनका लहजा जिज्ञासु था। क्या आपको यकीन है कि आपकी आत्मा एक एलिमेंटल आत्मा है? बिल्कुल पक्का। सुप्रीम कोर्ट, सुयु ने दृढ़ता से कहा। मेरी आत्मा एक एलिमेंटल आत्मा है और मैं इसे वुड रिलीज भी कहता हूं। छह वुड रिलीज, लकड़ी रिलीज। बीबी डोंग ने ये दो शब्द दोहराए। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट, प्लीज मुझे अपनी स्पिरिट दिखाने की इजाजत दो। सुयु ने थोड़ा झुककर कहा। अच्छा। सुयु हॉल में एक खंभे के पास गया और अपने मन में यादों के अनुसार हाथ की मुहरें बनाता हुआ वुड रिलीज, ग्रेट फॉरेस्ट टेक्निक। सुयु के दाहिने हाथ से अचानक कई भूरे रंग की लकड़ी की बेलें हो गईं। हर एक 3 अंगुल जितना मोटा था और तेजी से फैल रहा था, जैसे उसमें जान हो। कुछ फुसफुसाहट की आवाजों के साथ उन्होंने मोटे सफेद जैड पेड़ों को कसकर बांध दिया। बेलों से छोटे-छोटे पत्ते भी निकल आए और कुछ हल्के बैंगनी रंग के फूल भी चुपचाप खिल गए। बीबी डोंग ने खंभे के चारों ओर लिपटी लताओं को देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी दिखाई दी। वह अपनी सीट से उठी। उसकी बैंगनी लंबी ड्रेस जमीन पर लहरा रही थी, जिससे ठंडी खुशबूदार हवा चल रही थी। धीरे-धीरे बेलों के पास जाकर उसने अपनी पतली उंगली बढ़ाकर बेल की चमकदार सतह को धीरे से छुआ। ये कुछ जानदार लग रहा है। उसने अपनी उंगली से हल्का दबाव डालते हुए कहा। उसकी आवाज सपाट थी। दुर्भाग्य से इसकी मजबूती और कठोरता में कमी है। उसके शब्द धीमे होने से पहले एक हल्की दरार की आवाज सुनाई दी। वह मजबूत दिखने वाली बेल उसकी उंगली के नीचे आकर टूट गई। ये देखकर सुयु घबराया नहीं। उसने अपनी आंखें उठाकर बीबी डोंग को देखा। उसका लहजा सख्त था। सुप्रीम कोर्ट, मेरी लकड़ी की बेलें इतनी नाजुक नहीं है। ओह, बीबी डोंग ने अपनी भौहें उठाई और अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी उंगली का सिरा अभी भी बेल की तरह से सना हुआ था। सुयु ने बताया, ये
लेकिन स्पिरिट मास्टर के शरीर के अंदर से सोल पावर को एक भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। जितना ज्यादा समय तक कोई उनसे बंधा रहता है उतनी ही ज्यादा सोल पावर होती है जिससे आजाद होना और भी मुश्किल हो जाता है। बीबी डोंग की आंखों में हैरानी की एक झलक आई जो जल्दी धीरे धीरे जैसा समय बदल गई। बात खत्म आगे बढ़ी उसकी नजर सूर्य पर टिकी हुई थी। दिलचस्प
अगर ऐसा है तो इसे मुझ पर इस्तेमाल करके देखो। सुप्रीम कोर्ट सूर्य ने जल्दी से हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। ये ठीक नहीं है ना? तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो बस एक छोटे से स्पिरिट वाला हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, है ना? आगे बढ़ो और करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बहनें कितनी काबिल हैं। बीबी डोंग की बातें इस हद तक पहुंच गईं कि सूर्य के पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट, मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूं। सूर्य ने हाथ की मुहरें बनाई और भूरे रंग की लकड़ी की बेलन बीबी डोंग की ओर बढ़ी। एक पल में ही बेलन ने उसे कसकर बांध लिया। बेलन थोड़ी कस गई, उनके छोटे कांटे उसके कपड़ों पर हल्के से दब रहे थे, लेकिन उसकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। बीबी डोंग को एक पल के लिए महसूस हुआ, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी, उसके लहजे में असली हैरानी थी। दिलचस्प, ये बेलन सच में मेरी सोल पावर को सोख रही हैं। बस साफ तौर पर बेलन से आ रही एक कमजोर लेकिन लगातार खिंचाव महसूस कर सकती थी। उसके शरीर के अंदर की सोल पावर बाहर की ओर बढ़ रही थी, हालांकि यह नुकसान उसके लिए बहुत कम था। हुलियाना एक तरफ खड़ी थी, उसका दिल गले में आ गया था, उसके छोटे हाथ कसकर बांधते भाई सूर्य ने वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को बांध दिया था। सूर्य भी घबराया हुआ था, हालांकि वह जानता था कि बीबी डोंग अपनी ताकत से कभी भी आजाद हो सकती है। उसने जल्दी से कहा, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको असहज महसूस हो तो मैं इसे तुरंत जारी कर दूंगा। उसका टेंशन भरा एक्सप्रेशन देखकर बीबी डोंग के होंठों के कोने पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं कि इसमें और क्या-क्या तरकीबें हैं। जैसे ही उसने कहा, उसने अपने शरीर के अंदर सोल पावर को थोड़ा सा हिलाया और एक अदृश्य शक्ति बाहर की ओर फैल गई। उसे बांधने वाली बेलें तुरंत जोर से कांपने लगी और उनसे चरमराहट की आवाजें आने लगी, जैसे वे किसी भी पल टूट जाएंगी। लेकिन उसी समय बेलों ने अचानक सोल पावर को सोखना तेज कर दिया। बेलें साफ तौर पर मोटी हो गईं, उनका रंग गहरा हो गया और वे असर को झेलती रहीं। ओह, ये तो पावर उधार लेकर और भी मजबूत हो सकता है। बीबी डोंग की आंखों में दिलचस्पी और भी बढ़ गई। बीबी डोंग की आंखों में एक तेज चमक आ गई जब उसके आसपास की सोल पावर अचानक बढ़ गई। एक अनदेखा दबाव लहर की तरह बेलों पर छा गया। मैंने निकाली आत्मा शक्ति उसकी उंगलियों पर जम गई और बेलों के साथ ऊपर की ओर फैल गई। जब सोल पावर का आउटपुट लगभग 17 लेवल तक पहुंचा तो एक तेज क्रैक जैसी आवाज सुनाई दी और बेलें टूट गईं। उसने अपना हाथ हटा लिया, सूर्य की तरफ देखते हुए उसके लहजे में सहमति का भाव था। बुरा नहीं है, आपकी स्पिरिट काफी दिलचस्प है। यह फुल स्पिरिट पावर की रेपुटेशन को निराश नहीं करती है। इस समय बीबी डोंग थोड़ा रुकी, उनकी आंखों में चमक आ गई। सूर्य की स्पिरिट की खासियतें और टैलेंट बेशक एक बहुत अच्छा आदमी था, जो उसका शिष्य बनने के लायक था। सालों पहले हुई घटना की वजह से उसे मर्दों से बात करने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। युगवान और गुई के साथ रोजाना की बातचीत में भी वह हमेशा दूर ही रहती थी। अगर वह सूर्य को अपना शिष्य बना लेती तो भविष्य में उसे पढ़ाना और उससे बातचीत करना जरूरी हो जाता। लेकिन दोबारा सोचने पर ऐसी दुर्लभ प्रतिभा अगर उस बुरी चीज की अंडावली ने उसे छीन लिया तो ये सचमुच एक नुकसान होगा। ये सोचते हुए बीबी डोंग की आंखों में दृढ़ निश्चय की एक चमक आ गई और उसने गहरी आवाज में कहा, सूर्य, अब से तुम और नाना दोनों मेरी देखरेख में रहोगे और मेरे शिष्य बनोगे। सुप्रीम कोर्ट, क्या ये सच है? हाँ, थोड़ी देर ही रुको। सुप्रीम कोर्ट पहले जल्द ही तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजेगा। हाँ, टीचर। दूसरी तरफ सूर्य का जवाब देकर हुलियाना भी तुरंत बोल पड़ी। बीबी डोंग ने उन दोनों की तरफ से हिलाया और फिर हॉल से बाहर चली गई। उसी रात दोनों सुप्रीम कोर्ट पैलेस में चले गए। पहली बार अपना कमरा पाकर छोटी लड़की हुलियाना उत्साह से बिस्तर पर आगे पीछे लुढ़कने लगी। दूसरी तरफ सूर्य अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने फॉस्टर पिता के साथ दिल से बातचीत करने लगा। सिस्टम, क्या तुम वहां हो? डिंग, हाँ होस्ट, मैं यहाँ हूँ। सिस्टम, मुझे बताओ, अगर मैं स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर लूं तो क्या मुझे स्पिरिट एबिलिटी मिलेगी? डिंग, नहीं, एक स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद होस्ट अपनी सोल पावर की क्वालिटी को बेहतर करेगा। इसके अलावा कुछ स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी सेट बॉडी इवॉल्व हो जाएगी। सिस्टम, क्या मैं दूसरे एलिमेंटल रिलीज इस्तेमाल कर सकता हूं या सिर्फ वुड रिलीज इस्तेमाल कर सकता हूं? डिंग, होस्ट केवल वुड रिलीज, अर्थ रिलीज, वाटर रिलीज और नॉन एलिमेंटल निंजुत्सु का उपयोग कर सकता है। सूर्य ने सोचा इस तरह की निंजुत्सु का इस्तेमाल कर पाना बुरा नहीं था, लेकिन वाटर रिलीज और अर्थ रिलीज साफ तौर पर वुड रिलीज से कमतर थे। अगर वुड रिलीज से समस्या हल हो सकती है तो वाटर रिलीज, अर्थ रिलीज का इस्तेमाल क्यों करें? जहां तक नॉन एलिमेंटल निंजुत्सु की बात है तो रेजिंगन और फ्लाइंग थंडर गॉड काफी अच्छे थे। तो सिस्टम, अगर मैं शारिंगन को एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरा शारिंगन इवॉल्व कैसे होगा? इवॉल्व होने के लिए कुछ होने की जरूरत तो नहीं होगी, है ना? डिंग, नहीं, होस्ट के शारिंगन का विकास सोख लिए गए स्पिरिट रिंग की संख्या से जुड़ा है। मेरा शारिंगन का मैंने क्यों में बदल जाएगा? डिंग, सिस्टम के शुरुआती फैसले के आधार पर होस्ट के शारिंगन को मैंने क्यों में बदलने के लिए तुम्हें कम से कम स्पिरिट टेंपल तक पहुंचना होगा। अच्छा, तो अब मैं शारिंगन को एब्जॉर्ब करना चाहता हूं। डिंग, शारिंगन को निकाल लिया गया है। जैसे ही सिस्टम के शब्द निकले सूर्य को अपनी आंखों में एक गन कट महसूस हुआ। 7 मार्शल सोल आदमी। लगभग 5 मिनट के बाद गन कट कम हो गया और सूर्य जल्दी से शीशे के सामने बैठ गई। खुद को आईने में देखकर वह फिर से काफी हैंडसम हो गया था। लेकिन बात यह नहीं थी, बात ये थी कि उसकी आंखों के अंदर साफ तौर पर सिंगल तोमो शारिंगन की एक जोड़ी थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं, एक सिंगल तोमो शारिंगन। थोड़ी देर तक शीशे में अपनी आंखों को निहारने के बाद सूर्य आखिरकार सोने के लिए बिस्तर पर वापस चला गया। अगली सुबह हुलियाना की आवाज एक छोटी सी गौरैया की तरह दरवाजे से अंदर आई, जिसमें थोड़ी तेजी थी। भाई सूर्य, तुम फिर से देर तक सो रहे हो। टीचर ने कहा कि हमें आज उसे ढूंढना होगा। अगर तुम नहीं उठे तो हमें देर हो जाएगी। उठो, उठो। कमरे के अंदर से सरसराहट की आवाज आई। उसके बाद सूर्य नींद में बुदबुदाई, मुझे पता है। सूरज तो अभी मुश्किल से ही निकला है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला गया और सूर्य अपनी धुंधली आंखें मलते हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसके बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे और उसके कपड़े पूरी तरह से ठीक नहीं थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उठा हो। जल्दी क्या है? उसने जम्हाई ली। टीचर बहुत बिजी हैं, शायद अभी भी अफेयर्स निपटा रही होंगी। फिर भी हम देर नहीं कर सकते। हुलियाना ने अपनी छोटी सी नाक से खोली और उसका टेढ़ा कॉलर सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया। टीचर सबसे बड़े पोप होते हैं, अगर हम शिक्षक के तौर पर अपने पहले दिन देर से पहुंचे तो बहुत बुरा होगा। जल्दी से नहा लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 15 मिनट। बोलते हुए उसने एक इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी गंभीरता से चौड़ी हो गईं। उसे एक छोटी सी बड़ी लड़की की तरह एक्टिंग करते देख सूर्य अपनी हंसी रोक नहीं पाई। समझ गई, मेरी छोटी हाउसकीपर, मैं अभी आती हूं। वह वापस कमरे में गया और जल्दी पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनाई दी। हुलियाना दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसके हाथ पीठ के पीछे थे, उसके पैर की उंगलियां हल्के से जमीन पर टैप कर रही थी, उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। आज वह ऑफिशियली अपनी टीचर से सीखना शुरू कर सकती थी। वह सोच रही थी कि वे क्या सीखेंगे। थोड़ी ही देर में सूर्य ने हाथ धोकर कपड़े ठीक से पहन लिए और बाहर निकल गया। वह ज्यादा फ्रेश लग रहा था। चलो, उसने हुलियाना की ओर थोड़ी झुकाई, टीचर से मिलने। सुप्रीम कोर्ट पैलेस के अंदर बीबी डोंग अपनी डेस्क पर बैठी थी, उनके सामने लाल चंदन की सतह पर मोटे-मोटे स्क्रॉल का ढेर लगा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी नाक के बीच के हिस्से को दबाया, उसकी भौं के बीच थकान का हल्का सा निशान था। हर दिन जब वह उठती तो उसे स्क्रॉल की यह टेबल दिखती थी। इन लोगों के पास उसे बताने के लिए बहुत सी बातें होती थीं। इससे पहले कि बीबी डोंग अपना ब्रश छुपाती, हॉल के बाहर से एक तीखी जवान आवाज आई, टीचर, हम यहाँ हैं। बीबी डोंग ने अपना हाथ नीचे किया, उसकी आवाज थोड़ी नम हो गई, ये नाना है। दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आ जाओ। हॉल का दरवाजा धीरे से खोला गया और दो छोटी आकृतियां साथ-साथ अंदर आईं। हुलियाना ने हल्के गुलाबी रंग की मार्शल पोशाक पहनी थी, उनके बाल साफ-सुथरे जुड़वां-जुड़वें बंधे थे, वे जीवंत और उत्साही लग रही थी। सूर्य हरे रंग के शॉर्ट स्लीव ट्रेनिंग कपड़े पहने हुए था और साफ आंखों से एक तरफ खड़ा था। दोनों ने एक साथ सिर झुकाया। अध्यापक, बीबी डोंग ने सिर हिलाया, उसकी नजर उन पर घूम रही थी। आज से आप हर सुबह थ्योरी पढ़ने के लिए स्पिरिट हॉल अकेडमी जाएंगे और दोपहर में सुप्रीम कोर्ट पैलेस लौट आएंगे। मैं आपकी कल्टीवेशन को गाइड करने के लिए किसी का इंतजाम करूंगा और हर महीने मैं पर्सनली आपकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए समय निकालूंगा। वह रुकी और बोली, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लाइब्रेरी हॉल में जाकर रिकॉर्ड देख सकते हैं या आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ, धन्यवाद टीचर। दोनों छोटे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। बीबी डोंग की नजर सबसे पहले हुलियाना पर पड़ी और उसने पुकारा, नाना, शिष्य आ गया है। हुलियाना ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी पीठ सीधी थी। आपकी इनेट सोल पावर लेवल 9 पर पहुंच गई है। आपकी पहली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने से बस एक कदम दूर है। बीबी डोंग ने धीरे से कहा। इस महीने अपनी सोल पावर को स्टेबल करने और अपनी फिजिक को ठीक करने पर फोकस करें, सफलता के लिए बेसब्र न हो। शिष्य ने इसे नोट कर लिया है। इसके बाद उसने सूर्य की ओर देखा। सूर्य, शिष्य यहाँ है, आपके पास इनेट फुल स्पिरिट पावर है और आप अपनी पहली स्पिरिट रिंग को तुरंत एब्जॉर्ब कर सकते थे। लेकिन आपकी अभी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए मैक्सिमम एज में की स्पिरिट रिंग को झेलना नामुमकिन है। इस महीने आपको अपनी फिजिकल बॉडी को ध्यान से ठीक करना होगा और अपनी पहली स्पिरिट रिंग को मैक्सिमम एज तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। वह हुलियाना की ओर मुड़ी, नाना तुम्हारे लिए भी यही है। एक बार जब तुम लेवल 10 तक पहुंच जाओगी तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी स्पिरिट रिंग से ढूंढने ले जाऊंगी। हुलियाना की आंखें चमक उठी और उसने जोर से सिर हिलाया, थैंक यू टीचर। सूर्य ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया, शिष्य गुरु की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। उनकी आंखों में ड्राई की चमक देखकर बीबी डोंग के मुंह के कोने लगभग बिना किसी निशान के मुड़ गए और उसने फिर से अपना ब्रश उठाया। तो जाओ, क्रिसेंथेमम ब्लू हॉल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले अकेडमी जाओ और वहां के माहौल से जान पहचान कर लो। हाँ, अलविदा टीचर। हम हॉल के बाहर उनके कदमों की आवाज धीमी पड़ गई और बीबी डोंग की नजर डेस्क पर रखे स्क्रॉल पर वापस आ गई। जैसे ही उसकी उंगलियां ऊपर वाले को छूने वाली थी, उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी धरती कनपट्टियों पर दबाया, उसकी उंगलियों के नीचे की स्किन थोड़ी फड़क रही थी। सबसे ऊपर मोम से सील किए गए लेटर पर हेड में ड्रैगन मार्शल सिटी शब्द साफ-साफ लिखा था। ये फिर से वही बुरा आदमी था। बीबी डोंग ने बेबस होकर टीएस किया और चिट्ठी खोलने के लिए उठाई। उसे यह अंदाजा लगाने के लिए कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ज्यादातर बातें मामूली बातें थीं। आज शहर के गेट पर एक पत्थर की पटिया में दरार आ गई। कल किसी बच्चे ने सिटी लॉटरी में से पत्र चुरा लिए थे। ये बुरा आदमी हमेशा जरूरी बातों को ऐसे बेकार कामों के बीच में फंसा देता था। उसे इससे भी ज्यादा सिरदर्द इस बात से था कि इस बुरे आदमी ने हर दिन चिट्ठी भेजने की आदत बना ली थी। शुरुआत हमेशा फॉर्मल लेकिन बिना मतलब के नमस्ते सुप्रीम कोर्ट से होती थी। नमस्ते मेरे पैर। बीबी डोंग ने मन ही मन बताते हुए चिट्ठी को एक गेंद की तरह मोड़ा और फेंक दिया। बकवास से भरी स्क्रॉल से भरी टेबल को देखकर बीबी डोंग की कनपटी धड़कने लगी। उसने गहरी सांस ली और खुद को अगला स्क्रॉल उठाने के लिए मजबूर किया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस गहरी लिखावट पर पड़ी, उसकी पलकें भारी लगने लगी। दूसरी तरफ क्रिसेंथेमम डोल युगवान सूर्य और हुलियाना को स्पिरिट हॉल अकादमी में ले आया। स्पिरिट हॉल अकेडमी स्पिरिट हॉल सिटी के सेंट्रल एरिया में थी। रास्ते में वे कई जवान लड़के और लड़कियों को यूनिफॉर्म स्कूल के कपड़े पहने हुए देख सकते थे। जब उन्होंने युगवान को देखा तो सबने इज्जत से सिर झुकाया और उनकी नजरें सूर्य और हुलियाना पर जिज्ञासा से टिक गईं। स्पिरिट हॉल अकेडमी इन और आउटर कोर्ट में बंधी हुई है। आउटर कोर्ट से ही उनके आम स्पिरिट मास्टर्स को लेता है, जबकि इनर कोर्ट से बहुत टैलेंटेड डिसाइपल्स को लेता है। सुप्रीम कोर्ट के पर्सनल डिसाइपल्स के तौर पर आपके शानदार टैलेंट और स्टेटस के साथ आप पढ़ाई करने के लिए सीधे इनर कोर्ट में जा सकते हैं। बात करते करते वे अकेडमी के एंट्रेंस पर पहुंच गए। गेट एक आर्च में था और स्पिरिट हॉल अकेडमी के चार जोरदार अक्षर टेबल पर खुदे हुए थे। अकेडमी में घुसे हुए उन्होंने देखा कि मैदान हरे पेड़ों की छाया में था और आगे नीले पत्थर के पत्ते रास्ते थे। पास ही मार्शल आर्ट्स के मैदान में कई बच्चे टीचरों की गाइडेंस में सोल पावर के इस्तेमाल की प्रैक्टिस कर रहे थे। युगवान ने देर नहीं की और उन दोनों को
सीधे स्पिरिट हॉल एकेडमी के डीन के ऑफिस ले गई। 8 मार्च 16 स्पिरिट हॉल एकेडमी के डीन शूटिंग अपने ऑफिस में बैठकर स्टूडेंट्स को देख रहे थे। दरवाजे के बाहर जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा तो क्रिसेंथेमम डोलू युगवान 2 बच्चों को अंदर ले जा रही थी। वह जल्दी से खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने अपने हाथों को कमर में भरकर कहा, मामी क्रिसेंथेमम डोलो, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? गुलाबी डोलू युगवान ने अपने दरवाजे की आस्तीन से लाई, उसकी मुस्कान कोमल थी। ओ डिंक, मैं आज आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स लाने आया हूँ।
शूटिंग हैरान रह गया। उसकी नजर सूर्य और हुलियाना पर पड़ी। दोनों बच्चे केवल 6 या 7 साल के लग रहे थे। साफ सुथरे शॉर्ट स्लीव वाले कपड़े पहने हुए, उनकी आंखें चमकदार और साफ थी, जिनमें बचपन की चालाक एनर्जी झलक रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अचानक वह खबर याद आ गई जो कल स्पिरिट सिटी में फैली थी और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप कल स्पिरिट अवेकनिंग के दो बहुत टैलेंटेड बच्चों की बात कर रहे हैं? एक के पास इनफुल स्पिरिट पावर है और दूसरे के पास लेवल 9 की इनफुल पावर है। एकदम सही। युगवान एक तरफ हट गई और सूर्य और हुलियाना को आगे ले आई। ये सूर्य है इनफुल स्पिरिट पावर जिसमें एक अनोखी स्पिरिट है और ये हुलियाना है लेवल 9 इनफुल पावर उसकी स्पिरिट चार्मिंग फॉक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही पर्सनल डिसाइपल बना लिया है और खास तौर पर कहा है कि वे सुबह अकेडमी में चोरी पढ़ने आए। आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। तभी शूटिंग ने ध्यान से दोनों बच्चों को देखा। उसकी नजर एक पल के लिए सूर्य पर टिकी रही। फिर वह हुलियाना की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर डायमंड फॉक्स मार्शल सोल की अनोखी चतुराई देखकर और अपने दिल में उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सच में एक अच्छी संभावना। निश्चित रहें, योर एक्सीलेंसी के सेंटिमेंट लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सबऑर्डिनेट निश्चित रूप से सही व्यवस्था करेगा। इतने शानदार टैलेंट के साथ ये दोनों युवा निश्चित रूप से यहाँ अकादमी में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। ठीक है, मैं उन्हें आपके हाथों में छोड़ देता हूं। उन्हें नजरअंदाज मत करना। युगवान ने अपना आखिरी निर्देश दिया और हल्की सी हरकत के साथ कमरे से रोशनी की एक किरण की तरह गायब हो गया और पीछे से गुलाबी हल्की खुशबू छोड़ गया। जूडी ने अपनी नजरें हटा लीं और सूर्य और हुलियाना की तरफ मुड़ा। उसकी नजरें कुछ देर तक सूर्य पर टिकी रहीं और उसने धीरे से पूछा, महामहिम सूर्य, मैंने सुना है कि आपकी स्पिरिट काफी अनोखी है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह किस तरह की स्पिरिट है? दीनजू, मेरी स्पिरिट का नाम वुड रिलीज है। यह एक एलिमेंटल स्पिरिट है जो एलिमेंट को जनरेट और मैनिपुलेट कर सकती है। सूर्य ने सच्चाई से जवाब दिया। वुड रिलीज एक एलिमेंटल स्पिरिट। जूडी की आंखों में थोड़ी उत्सुकता दिखी। मुझे बहुत कम जानकारी है और मैंने कभी ऐसी आत्मा नहीं देखी। मैं सोच रहा हूं कि क्या महाराज इसका डेमो दे सकते हैं? बेशक, सूर्य ने सिर हिलाया। उसके हाथों ने तेजी से मुहरें बनाई और वह धीरे से चिल्लाया, वुड रिलीज डीप फॉरेस्ट टेक्निक। जैसे ही वह बोल रहा था अचानक उसकी बांह से कई लकड़ी की बेलें हो गईं। बारीक डिजाइन वाली बेलें धीरे-धीरे ऊपर की ओर मुड़ रही थीं। वे कुछ खास शानदार नहीं लग रही थीं और थोड़ी नाजुक भी लग रही थीं। उन बेलों को देखकर जूडी की भौहें अचानक तन गईं। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। ऐसी आत्मा एकदम साधारण लगती थी जो इनफुल स्पिरिट पावर की पहचान से कुछ अलग लगती थी। जब वह सोच में डूबा हुआ था तो सूर्य ने अचानक कहा, तुम हाथ बढ़ाकर मेरी बेलों को छू सकते हो। हालांकि वह हैरान था, फिर भी जूडी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसकी उंगलियां हल्के से ठंडी बेलों को छू रही थीं। अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। ये है हाँ दीनसू। सूर्य ने बेलें हटा ली। उसकी आवाज शांत लेकिन कॉन्फिडेंट थी। मेरी बेलें खुद को मजबूत बनाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर के अंदर की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा यह एब्जॉर्प्शन लगातार होता रहता है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक फंसे हुए व्यक्ति की सोल पावर पूरी तरह खत्म न हो जाए। जूडी को आखिरकार सच पता चल गया। उसने एक बार फिर सूर्य को देखा। उसकी आंखों में बहुत पहले की निराशा की जगह हैरानी ले ली थी। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वह धीरे से बोला, सोचना कि ऐसी अजीब आत्मा होती है जो खुद को मजबूत बनाने के लिए सोल पावर को सोख लेती है। अगर इसे काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये सच में एक मुश्किल काम है। इनफुल स्पिरिट पावर ऐसी खूबियों के साथ सच में बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। सूर्य की ओर उसकी नजर और गंभीर हो गई। फिर वह हुलियाना की ओर मुड़ा। योर हाइनेस हुलियाना की स्पिरिट चार्मिंग फॉक्स है ना? लेवल 9 सोल पावर भी एक रेयर और एक्सीलेंट टैलेंट है। हुलियाना ने आज्ञाकारी ढंग से हिलाया। हां दीनसू। शूटिंग खिलखिलाकर हंसा। बहुत बढ़िया। दोनों महाराज असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। मेरे पीछे आइए, मैं तुम्हें इन कोर्ट में स्पिरिट सोल क्लास में ले जाऊंगा। वहां के स्टूडेंट्स अपने साथियों में सबसे अच्छे हैं जो आपसी सुधार के लिए एक बढ़िया मौका देते हैं। इसके साथ ही वह दोनों को बाहर ले गया। जब वे आए थे तब की तुलना में उसकी रफ्तार बहुत कम थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए दो बच्चों ने निश्चित रूप से निराश नहीं किया। स्पिरिट हॉल अकादमी स्पिरिट सोल क्लास। इस क्लास के स्टूडेंट्स पूरी स्पिरिट हॉल अकेडमी में सबसे टैलेंटेड थे। स्पिरिट सोल क्लास में एंटर करने के लिए कम से कम टैलेंट की जरूरत लेवल 8 की इनफुल पावर थी। क्योंकि शर्तें बहुत सख्त थी इसलिए स्पिरिट सोल क्लास में आमतौर पर हर साल लगभग एक दर्जन नए स्टूडेंट ही जुड़ते थे। शूटिंग क्लासरूम के दरवाजे तक गया और दरवाजे के फ्रेम पर हल्के से थपथपाया। चरमराह के साथ दरवाजा खुला और हरे रंग का लंबा चोगा पहने एक दुबला पतला अधेड़ का आदमी बाहर निकला। यह आदमी स्पिरिट सोल क्लास का टीचर शुयान था। शूटिंग को देखकर उसने जल्दी से झुककर नमस्ते किया। डीन टीचर जूडी की तरफ हट गया और उसके पीछे सूर्य और हुलियाना को देखा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के पसंद शिष्य हैं। आज से वे चोरी पढ़ने के लिए आपकी क्लास में शामिल होंगे। उन्होंने सबसे पहले सूर्य की ओर इशारा किया। ये सूर्य है, इसकी स्पिरिट रिलीज है और इसमें इनफुल स्पिरिट पावर है। जब जुयान की नजर सूर्य पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक दौड़ गई। ये बच्चा कुछ दुबला पतला और कमजोर दिखता था, फिर भी उसमें इनफुल स्पिरिट पावर का टैलेंट था जो सच में बहुत कम था। फिर जूडी ने हुलियाना की ओर इशारा किया। ये हुलियाना है, उसकी स्पिरिट चार्मिंग फॉक्स है और उसके पास लेवल 9 की इनफुल पावर है। जुयान ने फिर से हिलाया। जब उसने हुलियाना को देखा तो उसने उसकी आंखों में वह चालाकी देखी जो डायमंड फॉक्स मार्शल सोल की थी और उसने मन ही मन उसकी तारीफ की। एक और बढ़िया संभावना। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा था कि उन्हें सिर्फ एक टोस्ट बनाने की जरूरत है। शूटिंग ने जुयान के कंधे पर थपथपाया। मैं उन्हें आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूं। अपनी निगरानी में उन्हें कुछ भी न होने दें। बेफिक्र रहो डीन। जुयान ने गंभीरता से जवाब दिया। ये सबऑर्डिनेट जरूर उन्हें पूरे दिल से पढ़ाएगा। वह दरवाजा साफ करने के लिए एक तरफ हट गया और सूर्य और हुलियाना को एक हल्की सी मुस्कान दी। महाराज कृपया अंदर आइए। मैं आपको आपके क्लासमेट से मिलवाता हूं। सूर्य और हुलियाना ने एक दूसरे को देखा और क्लासरूम में चले गए। क्लासरूम के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स तुरंत चुप हो गए। दर्जनों लोगों की नजरें एक साथ उनकी तरफ गईं। वहां जिज्ञासा थी, जांच पड़ताल थी और यहां तक कि युवाओं की तरह विरोध का भाव भी था। आखिरकार स्पिरिट सोल क्लास में प्रवेश करने वालों में से कौन बहुत प्रतिभाशाली नहीं था। जुयान पोडियम पर गया और अपना गला साफ किया। स्टूडेंट्स, मैं सूर्य हूं और यह हुलियाना है। आज से वे हमारी स्पिरिट सोल क्लास के नए स्टूडेंट हैं। वे दोनों सुप्रीम कोर्ट के पसंद शिष्य हैं। स्टूडेंट सूर्य के पास इनफुल स्पिरिट पावर है और स्टूडेंट हुलियाना के पास लेवल 9 इनफुल पावर है। ऐसा कहकर उसने क्लासरूम के बीच में दो खाली सीटों की ओर इशारा किया। सूर्य, हुलियाना, तुम अभी वहीं बैठ सकती हो। 9 उत्तेजक। वे दोनों जवाब देते हुए खाली सीटों पर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे उनके बगल में बैठा एक हट्टा कट्टा लड़का झुककर फुसफुसाया, क्या तुम सच में सुप्रीम कोर्ट के शिष्य हो? जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर और रैंक 9। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। हुसैन पान, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें अभी वहां से निकाल दूंगा। इससे पहले कि सूर्य जवाब दे पाता चाक का एक टुकड़ा लड़के पर फेंका गया जो सीधे उसकी भौं के बीच लगा। चाक लगने से हुसैन पान ने तुरंत अपनी गर्दन से गोली और जीभ बाहर निकाली। दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसकी आंखें अभी भी उत्सुकता से सूर्य और हुलियाना की ओर घूम रही थीं। जुयान ने अपना चश्मा ऊपर किया और स्पिरिट रेंजर और सोल पावर के बीच कनेक्शन समझाना शुरू किया। जल्दी क्लासरूम में सिर्फ उसकी स्थिर आवाज रह गई। सूर्य और हुलियाना ने ध्यान से सुना। कभी-कभी खास बातें लिख लेते थे। पलक झपकते ही क्लास का समय बीत गया। क्लास खत्म होने की घंटी बजी। जुयान के कल्टीवेशन सेशन शुरू होने की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स 2 या 3 के ग्रुप में मार्शल आर्ट्स एरिना में जमा हो गए। हुसैन पान तुरंत फिर से झुक गया। उसके चेहरे पर जलन भरी मुस्कान थी। क्या तुम सच में इस सुप्रीम कोर्ट के शिष्य हो? टीचर ने कहा कि तुम में से एक के पास इनफुल स्पिरिट पावर है और दूसरे का रैंक 9 है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। असल में ऐसा नहीं है। जैसे ही सूर्य कुछ विनम्र शब्द कहने वाला था अचानक एक मजाकिया आवाज आई। परम पावन आप जैसे व्यक्ति को शिष्य कैसे बना सकते हैं? बोलने वाला एक लड़का था जो ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए था। लगभग 10 साल का। उसकी टूटी फूटी ऊपर उठी हुई थी और उसकी आंखों में घमंड था। मैंने सुना है कि आपकी आत्मा एक साधारण से छोटे पौधे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ अगर आपके पास इनफुल स्पिरिट पावर है? अगर आपकी स्पिरिट बेकार है तो आपकी इनफुल पावर कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके आसपास के कई स्टूडेंट जो उसके चमचे जैसे लग रहे थे वे भी उसका मजाक उड़ाने लगे। उनकी नजरें पूरी नफरत से सूर्य पर पड़ रही थी। हुसैन पान ने त्योरियां चढ़ाकर गर्दन ऊपर उठाते हुए कहा, झांग हाओ अपना मुंह संभालो। सूर्य सुप्रीम कोर्ट के शिष्य हैं। आप उनकी आलोचना करने वाले कौन होते हैं? झांग हाओ ने उसकी तरफ देखा। हुसैन पान, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो क्या हुआ अगर वो सुप्रीम कोर्ट का शिष्य है? तो क्या हुआ अगर उसके पास इनफुल स्पिरिट पावर है? अगर स्पिरिट अच्छी नहीं है तो कोई भी इनफुल पावर काम नहीं आएगी। मेरी स्पिरिट ब्लेजिंग सन है जिसकी इनफुल रैंक 700 पावर है। यह उसके टूटे हुए पौधे से कहीं ज्यादा मजबूत है। जैसे ही हुसैन पान बहस जारी रखने वाला था सूर्य ने शांति से उसे पीछे खींच लिया और झांग हाओ की ओर देखा। भले ही मेरी आत्मा एक छोटा पौधा है फिर भी तुम्हारे जैसे छोटे जंगली मुर्गे से निपटना आसान है। हे जिद्दी, झांग हाओ ने मजाक उड़ाया। उसकी सोल पावर थोड़ी बढ़ गई। जवाब में लिखा एक पक्षी का भूत उसके पीछे आया। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली टैलेंट कैसा दिखता है। हुलियाना सूर्य के सामने आ गई। उसका छोटा सा चेहरा टेंशन में था। ज्यादा दूर मत जाओ भाई, सूर्य की स्पिरिट कोई कचरा नहीं है। ओह, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। झांग हाओ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। अगर आप मैच करने की हिम्मत ही नहीं करते तो आप सुप्रीम कोर्ट के शिष्य बनने के लायक नहीं है। सूर्य ने धीरे से हुलियाना को पीछे खींचा और एक कदम आगे बढ़कर झांग हाओ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हम मुकाबला कर सकते हैं लेकिन अगर तुम हार गए तो रोना मत। पक्का नहीं पता कौन रोएगा। झांग हाओ का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गया और वह मार्शल आर्ट्स एरिना की तरफ चल पड़ा। चलो मार्शल आर्ट्स एरिना में। हुसैन पान ने चिंता में अपने पैर पटके। सूर्य, झांग हाओ पहले ही रैंक 11 तक पहुंच चुका है। वह पहले से ही एक स्पिरिट मास्टर है। सूर्य ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, यह मेरे हुनर को परखने का अच्छा मौका है। ये कहकर वह झांग हाओ के पीछे अखाड़े में चला गया और हुलियाना और हुसैन पान भी उनके पीछे बढ़े। एक्साइटमेंट की तलाश में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहां आ गए और जल्द ही लोगों के एक ग्रुप ने मार्शल आर्ट्स एरिना को घेर लिया। एरिना के बीच में स्टेज पर झांग हाओ ने अपनी बाहें क्रॉस की और अपने सामने खड़ी सूर्य को देखा। उसके होठों पर एक नफरत भरी मुस्कान थी। अरे छोटे बच्चे, अब हार मानने में देर नहीं हुई है। मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतने के बारे में सोच सकता हूं। कहीं ऐसा न हो कि मैं बाद में तुम्हें रुला दूं और सुप्रीम कोर्ट का नाम बदनाम कर दूं। सूर्य शांत भाव से अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी नजर झांग हाओ के पीछे हल्की लाल लपटों से जलती हुई ब्लेजिंग सन बर्ड स्पिरिट पर पड़ी और उसका लहजा शांत लेकिन चंचल था। छोटे आके मुर्गे, क्या तुमने अपने मुंह से अपनी स्पिरिट बुझाई? अगर तुम लड़ने वाले हो तो लड़ो। इतनी बकवास क्यों? तुम मुझे छोटा आका मुर्गा कहने की हिम्मत कैसे करोगे? झांग हाओ के बाल खड़े हो गए और उसका चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया। तुम मौत ढूंढ रहे हो। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता उसके शरीर के अंदर की सोल पावर अचानक फट गई और उसके पैरों के नीचे एक पीली सौसाली स्पिरिट रेंजर थी। उसके पीछे धरते सूरज के पक्षी के भूत ने अचानक अपने पंख फैला दिए और चारों तरफ तेज गर्मी की लहर फैल गई। धधकता सूर्य पक्षी, पहली आत्मा क्षमता वाला प्रभाव, अपनी धीमी आवाज के साथ ब्लेजिंग सन बर्ड तेजी से नीचे गिरा और आग की एक लाल धार में बदल गया जो सीधे सूर्य के चेहरे पर तेज गर्मी के साथ लगी। आसपास के स्टूडेंट्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा और हुसैन पान ने घबराकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। झांग हाओ की पहली स्पिरिट एबिलिटी की पावर छोटी नहीं है और सूर्य के पास अभी तक स्पिरिट नहीं है। हुलियाना ने भी अपनी सांस रोकी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्टेज पर खड़े व्यक्ति पर थी। उसके हथेलियों में पसीना आ रहा था। जैसे ही आग की लपटें सूर्य को छूने
वाली थी। उसने जमीन पर अपना पैर पटका और उसके हाथों ने तुरंत मुहरें बना ली। गुड रिलीज, गुड लॉकिंग बॉल। बूम! अचानक जमीन में कई दरारें आ गईं और लकड़ी के खंभों की 2 लाइनें जमीन से बाहर निकल आईं।
लकड़ी के खंभे तेजी से मुड़े, जिससे एक मेहराबदार दीवार बन गई जिसने सूर्य को अंदर से सुरक्षित रखा। टकराना, फ्लेम इम्पैक्ट लकड़ी के खंभों से जोर से टकराया, जिससे एक दबी हुई आवाज आई। लकड़ी पर नारंगी पीली लपटें तेजी से जल रही थी, जिससे ब्लेड में का गुबार उठ रहा था। ये देखकर झांग झांग ने जीत वाली मुस्कान दिखाई। ये बेकार है, मेरी आग सभी पेड़ पौधों को जला सकती है। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। हालांकि लकड़ी के खंभे आग से काले पड़ गए थे, लेकिन उनके टूटने का कोई निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? झांग झांग चौंक कर चिल्लाया। लकड़ी के खंभों के पीछे से सूर्य की आवाज आई, जिसमें हल्की सी मुस्कान थी। मैंने तुमसे कहा था, मेरी आत्मा उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। गुड रिलीज, डीप फॉरेस्ट टेक्निक। सूर्य धीरे से चिल्लाया, उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और अचानक उसके हाथ से कई लकड़ी की बेलें निकल आईं। झांग झांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की कि सूर्य की आत्मा इतनी लचीली होगी। यहाँ नीचे आओ। सूर्य ने अपनी कलाई घुमाई और लकड़ी की बेलें झांग झांग की कमर के चारों ओर खींच से लिप गईं। उसने बहुत जोर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अचानक से झांग झांग का बैलेंस बिगड़ गया। दर्द से चीखते हुए उन्हें हवा से जबरदस्ती नीचे खींचा गया और जोर से स्टेज पर रख दिया गया। इससे पहले कि बहुत पाता, उसकी कमर के चारों ओर लिपटी लकड़ी की बेलें बारिश के बाद बांस की कोंबलों की तरह तेजी से बढ़ने और फैलने लगी। कुछ ही सांसों में बंसूसी की तरह लिपट गया और सिर्फ उसका चुकंदर जैसा लाल से ही दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ? हैरान और गुस्से में झांग झांग जोर से संघर्ष कर रहा था। लकड़ी की बेलों के बंधन से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर के अंदर की आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ी और उस पर लगी बेलों को तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन जितना ज्यादा वह संघर्ष करता, लकड़ी की बेलें उतनी ही कसती जाती, मानो वे सीधे उसके शरीर पर उड़ रही हों। बस ज़ियाओ। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही उसकी सोल पावर तेजी से घूम रही थी, लकड़ी की बेलों पर लगे छोटे-छोटे कांटे चुपचाप उसकी सोल पावर को सोख रहे थे। उनका हर संघर्ष लकड़ी की बेलों को खिलाने जैसा था। एक पल के बाद झांग झांग का संघर्ष धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया और उसका चेहरा लाल से पीला पड़ गया। उसके शरीर में सोल पावर इतनी तेजी से खत्म हो रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था और उसके पीछे बेसिंग का भूत थोड़ा धुंधला हो गया था। आपकी आत्मा। झांग झांग ने जोर-जोर से सांस ली। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और लकड़ी की बेलों की तरफ उसकी नजर विश्वास से भर गई। स्टेज के नीचे खूसान का मुंह खुला रह गया और बहुत बुदबुदाया, हे भगवान! झांग झांग असल में बंधा हुआ था। आसपास के स्टूडेंट्स भी हंगामा करने लगे और सूर्य को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वाह, मुझे पता था कि भाई सूर्य सबसे अच्छे हैं। हुलियाना सीधे स्टेज पर पहुंची और सूर्य को गले लगा लिया। उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। सूर्य ने एक हाथ से हुलियाना को पकड़ा और झांग झांग की ओर देखा, जो अभी भी दांत पीस रहा था और बोल रहा था, क्या आपको फिर से कोशिश करने की इच्छा है? अपनी सोल पावर को लगभग खत्म होते हुए महसूस करते हुए झांग झांग ने आखिरकार हिम्मत हार दी, अपना सिर एक तरफ घुमाया और उदास होकर कहा, मैं हार मानता हूं। ये शब्द सुनकर सूर्य ने आखिरकार लकड़ी की बेलों को धीरे-धीरे ढीला करने पर कंट्रोल कर लिया। अपना आपा होकर झांग झांग लड़खड़ा गए और स्टेज के किनारे पर टिककर मुश्किल से खड़े हो पाए। सूर्य की तरफ उसकी आंखों में बहुत मुश्किल भाव था, जिसमें अनिच्छा और शर्म थी, लेकिन पहले वाली नफरत नहीं थी। मैं इस बार हार गया। अगली बार मैं इसे जरूर जीतूंगा। सूर्य ने और कुछ नहीं कहा और हुलियाना का हाथ पकड़कर स्टेज से उतर गई। एक महीना जल्दी बीत गया और हुलियाना ने लेवल 10 तक सफलता हासिल कर ली। हालांकि सूर्य अभी लेवल 10 पर था। बिगिनर स्टेज बॉडी और टॉप टियर स्पिरिट रिसोर्स के पोषण के तहत उसकी फिजिकल बॉडी की ताकत उसी उनके स्पिरिट मास्टर से कहीं ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट पैलेस के अंदर बीबी डोंग अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे खड़े दो लोगों पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में साफ मंजूरी थी और उसने धीरे से हिलाया, बुरा नहीं है। एक महीने में इतनी प्रोग्रेस दिखाना दिखाता है कि तुमने अपने ऊपर लगाए गए रिसोर्स को बर्बाद नहीं किया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी स्पिरिट रेंज दिलाने ले जाऊंगा। योर होलीनेस। उसके बगल में क्रिसेंथेमम डोल भगवान आगे बढ़ी और झुककर प्रणाम किया। आप काम में बिजी हैं, क्यों ना सबऑर्डिनेट और ओल्ड बोस को दोनों महाराजों को एस्कॉर्ट करने दें। बीबी डोंग ने उसे रोकते हुए अपना हाथ उठाया, कोई बात नहीं। इस बार हम स्टार डुबे फॉरेस्ट नहीं जा रहे हैं, बस स्पिरिट होली सिटी के बगल में स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट जा रहे हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी आवाज सपाट थी, फिर भी उसमें एक साफ शांति। ये सुनकर भगवान ने कुछ नहीं कहा और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जी परम पावन। सूर्य और हुलियाना ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह और उम्मीद देखी। हुलियाना को तो आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से भरा हुआ था। थैंक यू टीचर। सूर्य ने भी सिर झुकाया, धन्यवाद टीचर। बीबी डोंग ने उनकी चमकती आंखों को देखा। उसके मुंह के कोने लगभग अदृश्य रूप से मुड़ गए। जब तुम तैयार हो जाओ तब चले जाना। हालांकि स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट स्टार डुबे फॉरेस्ट जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन स्पिरिट बीस्ट की आदतें पता नहीं चलती। याद रखना, बिना इजाजत के मेरी नजर से दूर मत जाना। हाँ, दोनों छोटे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बैंगनी रंग की ड्रेस पहने बीबी डोंग सूर्य और हुलियाना को सुप्रीम कोर्ट पहले से बाहर ले गई। युगवान और दोस्त डोलुगुई ने पहले से ही गाड़ी तैयार कर रखी थी। तीनों को बाहर आते देख उन्होंने जल्दी से झुककर सलाम किया। तुम यहीं रहो और कामकाज संभालो, बीबी डोंग ने बेरुखी से कहा। जैसा आपका आदेश हो। गाड़ी धीरे-धीरे स्पिरिट हॉल से दूर चली गई। उसके पहिए नीले पत्थर की सड़क पर एक लय बद्ध आवाज के साथ घूम रहे थे। गाड़ी के अंदर मुलायम मखमली कुशन बिछे थे और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू फैली हुई थी। हुलियाना ने चुपके से पर्दे का एक कोना उठाया और बाहर तेजी से पीछे हटते सड़क के नजारे को देखने लगी। उसका छोटा सा चेहरा नम से भरा हुआ था। उसने पर्दा नीचे किया और आज्ञाकारी ढंग से बीबी डोंग के पास आकर बैठ गई। अपने छोटे से चेहरे से ऊपर देखकर पूछा, टीचर आपके हिसाब से मुझे कौन सी स्पिरिट लेनी चाहिए? बीबी डोंग ने उसकी तरफ देखा, धीरे से उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन व्यवस्थित थी। नाना, आपकी डेमन फॉक्स मार्शल सोल बहुत खास है। आप मोटे तौर पर दो दिशाएं चुन सकती हैं। एक तरीका है फायर एट्रिब्यूट स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना। फिर आपके अटैक के तरीके मुख्य रूप से फॉक्स फायर होंगे। लपटें तेज होती हैं और उनमें जलने की ताकत होती है, जिसमें कोई कमजोर एक्सप्लोसिव फोर्स नहीं होती। दूसरा तरीका है मेंटल टाइप स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना। बाद में आप मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कंट्रोल टाइप स्पिरिट एबिलिटीज करने के लिए कर सकते हैं, जिससे सामने वाले का दिमाग खराब हो सकता है और उनके एक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये कहते हुए उसने हुलियाना की ओर देखा। उसकी आंखें मार्गदर्शन से भरी थी। इन दोनों दिशाओं का फोकस अलग है। फायर एट्रिब्यूट अटैक की तरफ झुका है, जबकि मेंटल टाइप कंट्रोल की तरफ। नाना, आप अपने दिल में किसे पसंद करती हैं? हुलियाना ने अपनी छोटी-छोटी भौहें सिकुड़ीं और गंभीरता से सोचने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, ऐसा लगा कि वह अपना मन नहीं बना पा रही है और धीरे से कहा, फॉक्स फायर बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन मेंटल कंट्रोल भी बहुत पावरफुल लगता है। टीचर, मेरे लिए कौन सा ज्यादा सही है? बीबी डोंग ने हल्की सी हंसी दी और अपनी उंगली से अपने माथे पर थपथपाया। कोई भी चीज पूरी तरह से सही नहीं होती, बस वही चुनें जो आपको ज्यादा पसंद हो। बस अपने दिल के हिसाब से चुनें। आप जो भी चुनें, टीचर आपके लिए सबसे सही स्पिरिट बीस्ट ढूंढ लेंगे। हुलियाना की आंखें चमक उठी और उसने जोर से सिर हिलाया, तो मैं इसके बारे में और सोचूंगी। एक बार जब हम स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट पहुंचेंगे और स्पिरिट बीस्ट को देखेंगे तो शायद मुझे जवाब मिल जाएगा। बीबी डोंग ने उसकी नाक पर चुटकी ली, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। बीबी डोंग की नजर सूर्य पर पड़ी, जो उसके सामने बैठा था। ये बच्चा जानबूझकर उसे दूरी बनाए हुए था। उन दोनों के बीच कम से कम 2 फीट का अंतर था। अगर गाड़ी इतनी बड़ी न होती तो उसे शक था कि सूर्य गाड़ी के ठीक बाहर बैठती। हालांकि उसे मर्दों से नफरत थी, लेकिन इस महीने की बातचीत के बाद उसे सूर्य से कोई नफरत नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि बीबी डोंग एक माँ भी थी। हालांकि उन्होंने कियान रेनिक्स से नफरत करने का दावा किया था, फिर भी उनके दिल में माँ के लिए कुछ प्यार था। लेकिन कियान रेनिक्स बहुत खास थी। जैसे ही उसने कियान रेनिक्स को देखा, उसे उस महीने की याद आई जिसने उसके साथ गलत किया था और बीबी डोंग अपने दिल में उस रुकावट को पार नहीं कर पाई। संयोग से सूर्य और हुलियाना कियान रेनिक्स की उम्र के थे, इसलिए उसने कियान रेनिक्स के लिए जो भी प्यार था वो सूर्य और हुलियाना पर दे दिया। उसने मन ही मन धीरे से आग भरी और अपने बगल की खाली सीट पर हाथ रखकर थपथपाया, शियाओ यू यहाँ बैठो। सूर्य एक पल के लिए हैरान रह गया और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। टीचर, टीचर के पास बैठो। बीबी डोंग का स्वर थोड़ा नम हुआ। टीचर को तुमसे कुछ बातें कहनी है। सूर्य एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर खड़ा हुआ और सावधानी से बीबी डोंग के पास जाकर बैठ गया। वह भी आधी मिट्टी की दूरी बनाए हुए था। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे कि वह किसी गंभीर जांच का सामना कर रहा हो। उसका शांत रूप देखकर बीबी डोंग की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बोली, मैंने सुना है कि इस महीने अकादमी में क्या हुआ। झांग झांग को हराना बहुत अच्छा था। आप अपनी इनफुल स्पिरिट पावर की वजह से घमंडी नहीं हुए और न ही आप अपनी स्पिरिट की खासियतों की वजह से ढीले पड़े। ये बहुत अच्छा है। 11 सिर्फ स्पिरिट रिंग की उम्र को ध्यान में रखते हुए सूर्य को उम्मीद नहीं थी कि टीचर ये बात बताएंगे। उनके गाल थोड़े लाल हो गए थे जब उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो बस किस्मत थी। किस्मत भी किसी की ताकत का हिस्सा है। बीबी डोंग ने सूर्य के सिर पर थपथपाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं टीचर, आप अभी मुझसे इतनी दूर क्यों रह रहे थे? टीचर, मुझे लगता है आपको लड़के पसंद नहीं है। बीबी डोंग की उंगलियां अभी भी सूर्य के सिर पर टिकी हुई थी। ये सुनकर उसकी हरकत थोड़ी रुकी और फिर उसने आराम से अपना हाथ हटा लिया। उसकी नजर उसके थोड़े परेशान चेहरे पर पड़ी और वही पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपकी आंखों ने मुझे बता दिया टीचर, जब भी आप किसी आदमी से मिलती हैं तो आपकी आंखों में थोड़ी नफरत और बेइज्जती होती है। बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी होती गई और बात खत्म करने के बाद उसने चुपके से बीबी डोंग की तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि उसकी बातें उसे गुस्सा दिला सकती हैं। उनका सावधान व्यवहार देखकर बीबी डोंग के दिल में एक मुश्किल भावना जाग उठी। उसने फिर से अपना हाथ उठाया। इस बार उसके सिर पर थपथपाया नहीं बल्कि धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा नम थी। आप और नाना दोनों मेरे शिष्य हैं। मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। वह रुकी, फिर बोली, पहले यह मेरा अपना मामला था, ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसलिए जानबूझकर मुझसे बचने की कोई जरूरत नहीं है। सच में टीचर? सूर्य की आंखें तुरंत चमक उठी, मानवताओं की रोशनी से भरी हों और अविश्वसनीय उम्मीद से भरी हुई थी। हम बीबी डोंग ने हल्के से हिलाया। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी आस्तीन पर कतरनी को रगड़ रही थी। सूर्य एक पल के लिए हिचकिचाया, जैसे बहुत हिम्मत जुटा रहा हो और फुसफुसाया, तो फिर टीचर, क्या मैं आपको नाना की तरह गले लगा सकता हूं? नहीं। बीबी डोंग ने लगभग अपने आप मना कर दिया। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, उसकी नजर सूर्य की धुंधली आंखों से मिली। वह छोटी सी निराशा उसे एक पतली सुई की तरह महसूस हुई, जो उसे हल्के से चुभ रही थी। उसने बच्चे के कसकर नीचे हुए होठों और झुकी हुई आंखों को देखा, जैसे धुंध में नहीं हो और उसका दिल थोड़ा नम पड़ गया। भूल जाओ, वह तो बस एक बच्चा है। वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही थी। ये सोचते हुए बीबी डोंग का लहजा अनजाने में नम पड़ गया। जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज बहुत नम थी, तुम कर सकते हो। सूर्य ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों की निराशा गायब हो गई। उसकी जगह एक नई चमक आ गई। उसने धीरे से अपना छोटा हाथ बढ़ाया और धीरे से बीबी डोंग की बांह पर लपेट दिया। उसकी हरकतें सावधानी से थी, जैसे उसे कोई कीमती चीज छूने का डर हो। बीबी डोंग का शरीर थोड़ा कट गया, फिर आराम मिला, जिससे बहुत सहारे झुक सका। बच्चे के शरीर की गर्मी कपड़े से रही थी, जिसमें थोड़ी गर्मी थी जो खराब नहीं थी। ये देखकर हुलियाना भी खुशी से पास आई और बीबी डोंग का दूसरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने शरारत से सूर्य को आंख मारी, मानो कह रही हो, देखो टीचर अच्छे हैं, है ना? गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही और अंदर का माहौल बहुत ज्यादा सुकून भरा हो गया। बीबी डोंग ने अपने दोनों बैठे दोनों बच्चों की ओर देखा, एक जीवंत और उत्साही, दूसरा आज्ञाकारी और संकोची। उसके दिल का एक कोना जो अतीत से जमा हुआ था, उसे एक हल्की गर्माहट का धीमी महसूस हुई।
शायद यह इतना बुरा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। आधे घंटे बाद गाड़ी धीरे-धीरे स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके के एंट्रेंस पर रुकी। यहाँ एक स्पिरिट हॉट चौकीदार तैनात थी। कई बख्तरबंद गार्डों ने गाड़ी को रोकते देखा और तुरंत आगे बढ़कर सामान से झुके। सर्वोच्च पॉप। बीबी डोम ने गाड़ी का पर्दा उठाया, उसकी नजर आगे घने जंगल पर पड़ी, जहाँ स्पिरिट बीस्ट की हल्की धार सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, गेट खोलो, मैं अपने शिष्यों को स्पिरिट रिंग से ढूंढने के लिए लाई हूँ। हाँ, सुप्रीम पॉप। गार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया और जल्दी से मैकेनिज्म को खींच लिया। भारी लोहे का गेट दोनों तरफ से चमड़ा कर खुल गया। बीबी डोम सबसे पहले गाड़ी से नीचे उतरी, उनकी बैंगनी ड्रेस की रोशनी में हल्की चमक रही थी। उसे एक अनदेखा प्रेशर निकल रहा था, जिससे आसपास की हवा लगभग रुकी हुई लग रही थी। एक पल के लिए जंगल में कीड़ों की चहचहाट भी शांत हो गई। सूर्य और हुलियाना उसके पीछे गाड़ी से तेजी से नीचे कूद गए और उत्सुकता से स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट को देखने लगे। यहाँ पे बहुत घने नहीं थे, तनों के चारों ओर डलें लिपटी हुई थी और जमीन गिरी हुई पत्तियों की मोटी परतें ढकी हुई थी। हवा मिट्टी की नमी और घास और पेड़ों की खुशबू से भरी हुई थी। कभी-कभी कुछ छोटे स्पिरिट बीस्ट जंगल में तेजी से आते थे, रुक को देखते ही तुरंत झाड़ियों में छिप जाते थे। मेरे पास ही रहो, बीबी डोम ने पीछे मुड़कर उन्हें याद दिलाया। हालांकि थाउजेंड ईयर स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट में आम नहीं है, फिर भी वे मौजूद हैं। इधर-उधर मत भटकना, समझ गया? टीचर। दोनों ने एक साथ जवाब दिया और तेजी से उसके नक्शे कदम पर चल पड़े। गार्ड ने अपने पीछे लकड़ी का गेट बंद कर दिया और एंट्रेंस पर पहरा देने लगे। बीबी डोम सूर्य और हुलियाना को जंगल में ले गई, उनके पैरों के नीचे गिरे पत्तों से हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसकी मेंटल एनर्जी एक अंधे के जाल की तरह फैल गई, धीरे-धीरे पास के स्पिरिट बीस्ट से और आगे बढ़ रही थी। डालियों और पत्तियों के बीच की खाली जगहों से छनकर सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। शेओ यू, क्या तुमने सोचा है कि तुम किस तरह की स्पिरिट रिंग को एग्जॉर्ट करना चाहते हो? सूर्य ने उसके साथ चलने के लिए अपनी रफ्तार तेज कर दी और गंभीरता से जवाब दिया। टीचर, मुझे स्पिरिट बीस्ट के टाइप के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मुख्य रूप से उन पर ध्यान देना है। हम। बीबी डोम रुकी और उसकी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टीचर, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी आत्मा आम आत्माओं से अलग है। टीचर, प्लीज एक बार मेरी बात पर यकीन करें। बोलते समय सूर्य ने बीबी डोम का हाथ पकड़ा और धीरे से दो बार हिलाया। उसके हिलने से बीबी डोम थोड़ा हिल गई, उनकी भौहें तुरंत तन गईं और उनका लहजा सख्त हो गया। बकवास। उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया, उसकी नजर गंभीर हो गई। एक स्पिरिट मास्टर के लिए स्पिरिट रिंग का महत्व अकेडमी की थ्योरी क्लास में जरूर बताया गया होगा। यह आपके लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन के बारे में है। आप इसके बारे में इतने कैजुअल कैसे हो सकते हैं? अगर आप एक इनकम्पैटिबल स्पिरिट रिंग को एग्जॉर्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यह आपकी कल्टीवेशन में रुकावट डालेगा। सबसे बुरी हालत में यह आपकी स्पिरिट को डैमेज कर सकता है या आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। क्या आपको लगता है कि यह गेम है? टीचर, अगर मेरी स्पिरिट एक स्पिरिट रिंग को एग्जॉर्ट भी कर ले तो भी उसे स्पिरिट एबिलिटी नहीं बनेगी। हम। शेओ यू, अगर तुम मुझे धोखा देने के लिए ऐसी बातें कहती रहोगी तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। टीचर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखकर कि बीबी डोम को उस पर विश्वास नहीं है और वो आगे बढ़ने ही वाली है, सूर्य ने जल्दी से उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने कदम रखा। टीचर, मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जियो यू। टीचर, मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं इसे साबित कर दूंगा। तभी आगे के जंगल से थपथपाने की आवाजें आई और एक मोटा फेस अचानक बाहर आ गया। इसका शरीर बेकाले बालों से ढका हुआ था और दो मुड़े हुए दांत ठंडी चमक रहे थे। उसके माथे की झुर्रियों से ऊर्जा झलक रही थी और उसकी उम्र 200 साल से ज्यादा की गई थी। भयंकर हवा वाले सूर्य ने तुरंत सूर्य और हुलियाना की छोटी आकृतियों को पकड़ लिया और अपने गले से धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज निकाली। उसने अपने चाकू से जमीन को खोदा, फिर अपने दांतों से आगे बढ़ा जैसे कोई छोटा बैटल टैंक हो। 12 टीचर, मैं 1000 साल पुरानी सोल रिंग को सोख सकता हूँ। टीचर, मुझे इसे संभालने दो। सूर्य की आंखें सिकुड़ गईं और उसने आगे बढ़कर एक कदम उठाया। उसके शरीर में सोल पावर अचानक बढ़ गई और उसकी बांह से तुरंत कई लकड़ी के कांटे निकल आए। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी भी हो पाती, उसने अचानक एक लंबी कील तोड़ी और अपनी कलाई के जोरदार झटके से उसे फेंक दिया, जिससे लकड़ी की फीस की ओर उड़ गई। साफ है कि फीस ने इस मामूली छोटे टूथपिक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसकी चार्जिंग स्पीड धीमी नहीं हुई, बल्कि ये थोड़ी और तेज हो गई और इसके कोरों के नीचे गिरे पत्ते धूल में मिल गए। लेकिन अगले ही सेकंड वो लकड़ी की फीस के सेगमेंट चीजें धंस गई। पहले तो लकड़ी की से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस एक सांस के बाद कील इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। कुछ लकड़ी के स्पाइक के बेस से अंदर छोटे-छोटे नुकीले कांटे निकले, जो फेस की खोपड़ी में जड़ों की तरह फैल गए और अंदर तक घुस गए और उसके साथ से तुरंत खून बहने लगा। भयंकर पवन सूर्य की गति अचानक रुक गई और उसका विशाल शरीर हिलने लगा। उसकी आंखों की तेज रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई और फिर एक जोरदार धड़ के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा, दो बार चटपटाया और फिर चुप हो गया। हुलियाना हैरान होकर देख रही थी, अनजाने में अपना छोटा सा मुंह ढक रही थी। बीबी डोम ने भी सूर्य को कुछ आश्चर्य से देखा। 200 साल के स्पिरिट बीस्ट को संभालना कुछ टीनेज स्पिरिट मास्टर्स के लिए भी आसान नहीं था। फिर भी उसके शिष्य ने उसे एक पल में मार डाला। शेओ यू, अभी क्या हुआ था? टीचर, ये रिलीज कटिंग टेक्निक थी, काटने की तकनीक। बीबी डोम ने जमीन पर पड़ी भयंकर पवन सूर्य की लाश को देखा और सोच में डूब गई। हाँ टीचर, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? सूर्य ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बीबी डोम ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज सख्त थी। मुझे पता है कि एक स्पिरिट मास्टर के लिए स्पिरिट रिंग कितनी जरूरी है, मैं तुम्हें कभी भी लापरवाही से काम नहीं करने दूंगी। सूर्य आगे बहस करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा, एक बार जब उसने स्पिरिट रिंग को समझ लिया, अगर सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक हुआ तो उसके पीछे उस पर यकीन हो जाएगा। उसने अपने होंठ खींच लिए और कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि वह अब जिद नहीं कर रहा है, बीबी डोम ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, शेओ यू, एक स्पिरिट मास्टर अपनी जिंदगी में हर स्पिरिट रिंग को सिर्फ एक बार ही एग्जॉर्ट कर सकता है। मैं तुम्हें अपने भविष्य के साथ जुआ नहीं खेलने दे सकता। ठीक है टीचर, मैं समझ गया। सूर्य ने सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी विरोध का भाव था। अच्छा, जब तक तुम्हें पता है। बीबी डोम ने अपना हाथ हटा लिया और बात बदल दी। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली स्पिरिट रिंग की उम्र की सीमा क्या है? सूर्य की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, टीचर, मेरे शुरुआती अंदाजे के हिसाब से मेरी पहली स्पिरिट रिंग 900 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को सोख सकती है। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो 1000 साल की स्पिरिट रिंग भी नामुमकिन नहीं है। आउच! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बीबी डोम ने अपनी उंगली से उसके माथे पर हाथ फेरा, जिससे वह अपना सिर ढकने लगा और आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगा। टीचर, आपने मुझे फिर मारा। बीबी डोम ने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। अभी अपने टीचर से झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? एक आम स्पिरिट मास्टर की पहली स्पिरिट रिंग की लिमिट आमतौर पर लगभग 2 या 300 साल होती है। एब्सोल्यूट लिमिट पर भी ये सिर्फ लगभग 420 साल होती है और आप यहां 900 या 1000 साल का दावा कर रहे हैं। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। सूर्य परेशान हो गया और जल्दी से बोला, नाना की पहली स्पिरिट रिंग पक्का लगभग 500 साल तक सोख सकती है। अभी भी जिद्दी हो। बीबी डोम ने धीरे से उसके माथे पर थपथपाया। आम लोगों के लिए लिमिट असल में लगभग 400 साल है, लेकिन चूंकि आपने और नाना ने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए दवा वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपकी लिमिट कई दशकों तक बढ़ाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 500 साल तक। 900 साल कहां से आए? वह रुकी, उसकी आवाज और गंभीर हो गई। खेती में सबसे खतरनाक चीज है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना। अगर आपको बहुत ज्यादा उनकी स्पिरिट रिंग पहनने के लिए मजबूर करते हैं तो जब यह आपके शरीर की लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो सबसे अच्छा यही होगा कि आपकी स्पिरिट टूट जाएगी। सबसे बुरी हालत में आप वहीं मर जाएंगे। समझे? सूर्य उसकी बातों से चुप रह गई और धीमी आवाज में बस इतना ही कह पाई, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है। कोई मगर नहीं। बीबी डोम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जब हमें थोड़ी देर में लगभग 500 साल का कोई सही स्पिरिट बीच में जाएगा तो हम उसी पर फैसला करेंगे। तुम्हें और ज्यादा अजीब ख्याल रखने की इजाजत नहीं है। टीचर, मैं सच में ये कर सकता हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अभी चेक कर सकते हैं। सूर्य ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें भरोसे से भरी हुई थी, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें यह आइडिया हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। ये देखकर कि वह कितना जिद कर रहा था, बीबी डोम ने खुद से वेरीफाई करने का फैसला किया। वह सूर्य के पास गई, धीरे से अपनी हथेली उसके कंधे पर रखी और धीरे-धीरे उसके शरीर में हल्की सोल पावर की एक धार डाल दी। आधे मिनट बाद बीबी डोम ने अपनी हथेली हटा ली, उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। टीचर, कैसे? मैंने इस बार झूठ नहीं बोला है ना? ये देखकर सूर्य ने तुरंत गर्व से अपना सिर ऊपर झुका लिया। हुलियाना ने बीबी डोम का अजीब एक्सप्रेशन देखकर जल्दी से आगे बढ़ी और धीरे से उसकी आस्तीन खींची और धीमी आवाज में पूछा, टीचर, क्या भाई सूर्य के शरीर में कुछ गड़बड़ है? बीबी डोम को होश आया और उसने हुलियाना के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाया, नहीं चिंता मत करो। वह रुकी, उसकी नजर फिर से सूर्य पर पड़ी, उसकी आवाज में हैरानी की झलक थी। मैं बस थोड़ा हैरान था। ज़ियाओ यू की शारीरिक बनावट असल में एक स्पिरिट जैसी है। एक स्पिरिट हुलियाना ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया, उसकी बड़ी-बड़ी आंखें चौड़ी और गोल थी। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन वह जानती थी कि स्पिरिट एक ऐसा दायरा है जहां स्पिरिट मास्टर सिर्फ लेवल 30 तक कल्टीवेशन करने के बाद ही पहुंच सकता है। टीचर, क्या इसका मतलब है कि भाई सूर्य 1000 साल की स्पिरिट रिंग को एग्जॉर्ट कर सकता है? थ्योरी के हिसाब से हां, लेकिन पहली स्पिरिट रिंग का 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग होना, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। बीबी डोम के सरप्राइज की तुलना में सूर्य काफी शांत लग रहा था। उसे बहुत पहले से पता था कि उसकी स्पिरिट रिंग एग्जॉर्शन की लिमिट क्या है। शुरुआती ऋषि शरीर और कीमती जड़ी बूटियों से बने औषधीय स्नान के साथ उनकी मौजूदा शारीरिक बनावट उनके साथियों से कहीं बेहतर थी। बीबी डोम ने गहरी सांस ली और अपने दिल में लगे सदमे को दबा लिया। सूर्य का ये दावा कि वह 900 साल या 1000 साल की स्पिरिट रिंग को भी झेल सकता है, खोखली बात नहीं थी। इस बच्चे की फिजिकल ताकत पहले ही उसी उनके स्पिरिट मास्टर से कहीं ज्यादा थी और कुछ बड़े स्पिरिट मास्टर से भी ज्यादा थी। लगता है टीचर ने आपको कम आंका। बीबी डोम ने सूर्य को देखा, उसकी आवाज में थोड़ी खुशी और मुश्किल मिली हुई थी। क्योंकि आपका शरीर इसे झेल सकता है तो हम आपकी लिमिट का पालन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें सबसे सही स्पिरिट बीस्ट ढूंढना होगा। सूर्य ने जोर से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। धन्यवाद शिक्षक, चलो चलें। बीबी डोम मुड़ी और आगे बढ़ी, उसकी रफ्तार पहले से थोड़ी तेज थी क्योंकि आपकी लिमिट बढ़ गई है, इसलिए हमें जंगल में और अंदर जाना होगा जहां ज्यादा उनके स्पिरिट बीस्ट हैं। जंगल में और आधे घंटे तक चलने के बाद बीबी डोम अचानक रुक गई और उसने हाथ बढ़ाकर सूर्य और हुलियाना को धीरे से अपने पास रोक लिया। एक मिनट रुको, उसने अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके आगे की हलचल पर नजर रखी। उसकी बैंगनी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। आगे एक 480 साल का डेमन चाम फॉक्स है। इसकी मेंटल एनर्जी में उतार चढ़ाव बहुत तेज है, जो इसे नाना की पहली स्पिरिट रिंग के लिए बहुत सही बनाता है। ये सुनते ही हुलियाना के छोटे से चेहरे पर तुरंत एक घबराहट लेकिन उम्मीद भरी नजर आ गई और उसने बीबी डोम के कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। तेरा मनमोहक रोमणी। बीबी डोम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, नाना, ये चार्मिंग फॉक्स मेंटल कंट्रोल टाइप स्पिरिट एबिलिटी दे सकती है। अगर आप स्पिरिट रिंग को एग्जॉर्ट कर लेते हैं तो आपका भविष्य का स्पिरिट एबिलिटी पाथ कंट्रोल की ओर झुक जाएगा। क्या आप ये स्पिरिट रिंग चाहते हैं? टीचर, अगर मैं स्पिरिट रिंग को एग्जॉर्ट कर लूं तो क्या नाना कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर नहीं बन जाएगी? हम। बीबी डोम ने सिर हिलाया और समझाया, हालांकि आपकी डेमन फॉक्स मार्शल सोल फायर और मेंटल दोनों गुणों का रास्ता अपना सकती है। सिर्फ पोटेंशियल के मामले में मेंटल कंट्रोल वह एरिया है जिसमें चार्मिंग फॉक्स सबसे अच्छा है और यह आपके टैलेंट को पूरी तरह से बाहर ला सकता है। वह रुकी, उसकी नजर हुलियाना के चेहरे पर पड़ी, उसका लहजा और नम होता गया।
बेशक आखिरी फैसला आपके अपने दिल पर निर्भर करता है। टीचर आपको मजबूर नहीं करेंगे, आप जो भी रास्ता चुनेंगे टीचर आपका साथ देंगे। हुलियाना ने अपने निचले होंठ को काटा, उसकी छोटी होंठ थोड़ी सी खुल गई क्योंकि वह गंभीरता से सोच रही थी। उसे याद आया कि एकेडमी में उसने पहले अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर्स देखे थे और उसे लगा कि फॉक्स फायर बहुत कूल है, लेकिन उसे ये भी लगा कि सामने वाली की मेंटल एनर्जी को चुपचाप कंट्रोल कर पाना और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। एक पल बाद उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में पक्का इरादा था, टीचर मैंने इसे चुना है, मैं एक कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर बनना चाहता हूं। एक पल बाद उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में पक्का इरादा था, टीचर मैंने इसे चुना, मैं मेंटल कंट्रोल ट्राई करना चाहता हूं। बीबी डोंग की आंखों में तारीफ भरी मुस्कान थी और उसने अपने बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अच्छा तो अब हम चलते हैं, टीचर चार्मिंग फॉक्स को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद शिक्षक। हुलियाना ने जोर से हिलाया और घबराहट में निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और भी मजबूत हो गई। बीबी डोंग ने दोनों को पीछे आने का इशारा किया, अपने कदम हल्के किए और आगे झाड़ियों की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद बस जैसे सफेद चढ़ी और लंबी रोइंदार पूंछ वाली एक लोमड़ी उनकी नजर में आई। वही चट्टान पर आंखें कसकर बंद किए बैठा था, उसके चारों ओर हल्की ग्रे धुंध थी। ये सच में वही चार्मिंग फॉक्स था। टीचर क्या ये चार्मिंग फॉक्स है? हुलियाना ने बीबी डोंग की नजर का पीछा किया और देखा कि बस जैसी सफेद लोमड़ी चट्टान पर लगी हुई है। इसकी रोइंदार पूंछ धीरे-धीरे जमीन पर हिल रही थी और इसके चारों ओर की ग्रे धुंध में एक रहस्य की झलक थी। हम बीबी डोंग ने ध्यान से महसूस किया, उसकी आवाज थोड़ी रुक गई, लेकिन इसकी उम्र तो 500 साल हो गई लगती है। नाना अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं तो आपको अपनी लिमिट को चैलेंज करना पड़ सकता है। ये सुनकर हुलियाना का छोटा सा चेहरा पीछे नहीं हटा, बल्कि लड़ने का जोश जाग उठा और उसने मजबूती से सिर हिलाया। टीचर मुझे डर नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह चार्मिंग फॉक्स मेरी पहली स्पिरिट बने। अच्छा, बीबी डोंग की आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई और अब वह हिचकिचाई नहीं। अचानक उसके चारों ओर एक शानदार दृश्य पैदा हुआ। टाइटल दुनिया का और एक अदृश्य बड़े हाथ की तरह था जो चार्मिंग फॉक्स को लॉक कर रहा था। चार्मिंग फॉक्स जो आराम से धूप सेक रहा था अचानक जम गया। अगले ही पल उसे लगा कि माउंट टाइटन जितनी भारी चीज उसके शरीर पर गिर पड़ी है। उसका शरीर तुरंत डूब गया और एक धड़ के साथ वो चट्टान से मजबूती से चिपक गया और उसमें अपना सिर उठाने की भी ताकत नहीं बची। घबराहट में उसने एक तेज किया, चीख निकाली और वे धुंध तेजी से फैल गई। दुर्भाग्य से बीबी डोंग के दबाव में यह एक भी लहर नहीं उठा सका। नाना जाओ, अकेडमी को तुम्हें बताना चाहिए था कि स्पिरिट रिंग कैसे मिलती है। हम हुलियाना ने एक छोटा ब्रेक पकड़ा और चार्मिंग फॉक्स की ओर चली गई। खतरा महसूस करते हुए चार्मिंग फॉक्स ने और भी जोर से लड़ाई की और विरोध करने की कोशिश में अपने नुकीले दांत दिखाए, लेकिन बीबी डोंग के दबाव में सब कुछ बेकार हो गया। हुलियाना ने अपनी आंखें बंद की और अपने टीचर के बताए तरीके को फॉलो करते हुए चार्मिंग फॉक्स के दिल की जगह का पता लगा लिया। उसके हाथ के हल्के से जोर से छोटा ब्लेड एकदम सही जगह पर लगा। आइए, चार्मिंग फॉक्स ने एक छोटी तीखी चीख मारी और उसके चारों ओर की ग्रे धुंध तुरंत फैल गई। चार्मिंग फॉक्स ने हुलियाना को घूरा, एक तीखी चीख मारी और फिर पूरी तरह चुप हो गई। हुलियाना ने अपनी आंखें खोली और खून से लथपथ चार्मिंग फॉक्स को देखा। उसके छोटे से चेहरे पर एक झलक दिखी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे यह कदम उठाना ही था। बीबी डोंग आगे बढ़ी और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। आपने अच्छा किया, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्पिरिट बीस्ट और स्पिरिट मास्टर प्रकृति के नियम के चक्र का हिस्सा है। हुलियाना ने इसे हिलाया, अपनी छोटी ब्लेड वापस खींची और चार्मिंग फॉक्स के शरीर से धीरे-धीरे उठती पीली स्पिरिट रिंग को देखा। स्पिरिट रिंग हवा में घूम रही थी, जिससे एक हल्की लेकिन शक्तिशाली चमक निकल रही थी। ये पहली स्पिरिट रिंग थी जिसे वह सोखने वाली थी। क्या तुम तैयार हो? बीबी डोंग ने पूछा। हुलियाना ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें साफ और स्थिर हो गईं। हाँ टीचर, मैं तैयार हूं। हुलियाना तैरते हुए पीली स्पिरिट रिंग के सामने पालथी मारकर बैठी थी। उसके छोटे हाथ धीरे से उसके घुटनों पर रखे हुए थे और उसकी सांस धीरे-धीरे स्थिर हो रही थी। जैसे ही उसके शरीर के भीतर की आत्मा शक्ति धीरे-धीरे होगी, गुलाबी रोशनी से चमकता एक लोमड़ी का पेट चुपचाप उसके पीछे प्रकट हुआ। यह उसकी दानव लोमड़ी मार्शल आत्मा थी। लोमड़ी ने धीरे से अपनी रोइंदार पूंछ हिलाई, जैसे किसी बात का जवाब दे रही हो। वह 500 साल पुरानी पीली स्पिरिट रिंग जैसे किसी आकर्षण से खींची हुई हो, धीरे-धीरे घूमकर हुलियाना की ओर बढ़ी। जैसे ही स्पिरिट रिंग ने उसके शरीर को छुआ, हुलियाना थोड़ा कांप उठी, उसकी भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। स्पिरिट रिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी थी जो धीरे-धीरे उसके हाथ पैर और हड्डियों से भर रही थी। जहां भी यह गुजरा, वहां फटने और सूजने वाला दर्द और गर्माहट दोनों महसूस हुए क्योंकि उसकी सोल पावर को पोषण मिल रहा था। उसके पीछे लोमड़ी का भूत भी और चमकने लगा। उसकी लोमड़ी जैसी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। पीली स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे उसके शरीर में मिल गई और धीरे-धीरे उसकी अपनी सोल पावर के साथ मिल गई। सूर्य ने बगल से देखा कि हुलियाना ने स्पिरिट रिंग को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया था और उसके दिल में उसके लिए खुशी महसूस हुई। बीबी डोंग ने भी स्वाभाविक रूप से देखा कि हुलियाना ने अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया था और उसकी आंखों में तनाव का निशान फीका पड़ गया। एक पल बाद पीली स्पिरिट रिंग हुलियाना के शरीर में पूरी तरह से गायब हो गई और उसके पीछे मौजूद फॉक्स फैंटम ने खुशी से चीख मारी। लोमड़ी का रूप साफ तौर पर ज्यादा ठोस हो गया और उसके माथे पर एक हल्का सुनहरा पैटर्न दिखाई देने लगा। हुलियाना ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में एक तेज रोशनी कुछ देर के लिए चमकी। उसका पहले थोड़ा बचकाना सा चेहरा थोड़ा शांत और फुर्तीला था। अपने पैरों के नीचे पीले 100 साल के स्पिरिट रिंग को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। टीचर भाई सूर्य, मैंने स्पिरिट रिंग को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। सूर्य आगे बढ़ा, उसे प्यार से गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो नाना, तुम ऑफिशियली स्पिरिट मास्टर बन गए हो। बीबी डोंग ने भी थोड़ा सा हिलाया, उसकी आंखों में एक सच्ची मुस्कान थी। हम नाना ने बहुत अच्छा किया। टीचर ने सब देखा, बल्कि और उत्सुकता से पूछा, वैसे आपकी पहली स्पिरिट स्किल क्या है? हुलियाना ने गर्व से अपनी टुकड़ी उठाई और धीरे से कहा, टीचर मेरी पहली स्पिरिट स्किल डेमन फॉक्स जंप है। डेमन फॉक्स जंप। बीबी डोंग ने अपनी भौं उठाई और उसे विस्तार से बताने का इशारा किया। हम हुलियाना ने जोर से सिर हिलाया और समझाया, यह एक ग्रुप कंट्रोल स्पिरिट स्किल है। जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो कोई भी दुश्मन जो मेरी आंखों में देखेगा वह 3 सेकंड के लिए जबरदस्ती स्टन हो जाएगा। 14 गोस्ट वाइन। बोलते समय उसने जानबूझकर आंख मारी, उसकी आंखों में हल्की गुलाबी चमक आ गई। हालांकि उसने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसमें पहले से ही डेमन फॉक्स मार्शल सोल वाला चाम और फुर्ती दिख रही थी। क्षेत्र नियंत्रण। सूर्य को थोड़ी हैरानी हुई। ये पहला स्पिरिट स्किल असल में एक एरिया कंट्रोल स्किल था। बीबी डोंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ये स्पिरिट एबिलिटी बहुत प्रैक्टिकल है। 3 सेकंड का स्टन कम लग सकता है, लेकिन स्पिरिट मास्टर के बीच मुकाबले में ये नतीजा तय करने के लिए काफी है। ऐसा लगता है कि डेमन चाम फॉक्स की स्पिरिट रिंग सही ढंग से चुनी गई थी। अपनी टीचर और सूर्य से पहचान मिलने के बाद हुलियाना और भी ज्यादा खुशी से मुस्कुराई। वह बीबी डोंग के पास गई, उसकी आस्तीन पकड़ी और उसे हिलाया। तो गुरुजी, क्या भाई सूर्य को स्पिरिट रिंग ढूंढने में मदद करने का समय आ गया है? हम बीबी डोंग ने सूर्य की ओर देखा। आपका शरीर हाई स्पिरिट रिंग झेल सकता है। चलिए और गहराई में जाकर एक सही थाउजेंड स्पिरिट बीस्ट ढूंढते हैं। अलग-अलग चीज द्वारा रखे गए स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट ज्यादातर स्पिरिट मास्टर से पहले और दूसरे स्पिरिट रिंग के लिए थे। उन्होंने 3 घंटे तक खोज की। उन्होंने 7 या 800 साल पुराने कई स्पिरिट बीस्ट देखे, लेकिन उन्हें एक भी 1000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट नहीं मिला। टीचर, क्या सच में स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट में 1000 साल के स्पिरिट बीस्ट हैं? हमने उन्हें क्यों नहीं देखा? हुलियाना ने अपने पैरों पर एकदम कर मारा, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। नाना, स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट में सिर्फ 1 या 2000 साल के स्पिरिट बीस्ट हैं। चलो देखते रहते हैं। ठीक है, हुलियाना ने जवाब दिया और आगे झाड़ियों के घने झुंड की ओर चलती हुई चली गई। नाना सावधान रहना, भागना मत। ये देखकर बीबी डोंग ने जल्दी से याद दिलाया, उसके पैर अनजाने में ही उसके पीछे चल रहे थे। इससे पहले कि बीबी डोंग की आवाज पूरी तरह शांत हो पाती, आगे झाड़ियों से हुलियाना की घबराई हुई चीख सुनाई दी, अध्यापक। नाना, बीबी डोंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने सूर्य को पकड़ा और दौड़कर उसके पास गई। झाड़ियों को एक तरफ धकेलते हुए उसके सामने का दृश्य देखकर बीबी डोंग का दिल दहल गया। उम्मीद के मुताबिक खतरा नहीं दिखा था, लेकिन हुलियाना कहीं नजर नहीं आ रही थी। नाना, बस जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज में अचानक तेजी का एहसास था। टीचर, मैं यहाँ ऊपर हूँ। आवाज ऊपर से आई। बीबी डोंग और सूर्य ने एक साथ ऊपर देखा। उन्होंने हुलियाना को एक गहरे बैंगनी रंग की बेल से हवा में उछलता हुआ देखा। उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह चटपटाने की कोशिश कर रही थी। बेल के पीछे कुछ ही दूरी पर एक मोटा पुराना पेड़ खड़ा था, जिसके तने पर रंगीन गहरे बैंगनी रंग की बेलें लटकी हुई थी। ये बेलें जिंदा चीजों की तरह मुड़ रही थीं और नेट रही थीं। उनकी सतह बारीक कांटों से ढकी हुई थी और उनसे ठंडी हवा निकल रही थी। यह एक गोस्ट वाइन है और यह 1000 साल के लेवल पर है। बीबी डोंग ने स्पिरिट बीस्ट को पहचान लिया और उसके माथे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। गोस्ट वाइन प्लांट टाइप स्पिरिट बीस्ट में से एक तरह का पैरासाइट स्पिरिट बीस्ट है। यह आमतौर पर दूसरे प्लांट स्पिरिट बीस्ट पर पैरासाइट करता है। अपने बढ़ने के शुरुआती स्टेज में ये होस्ट पौधे की सोल पावर को सोखने पर निर्भर करता है। 100 साल बाद यह अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए छोटे स्पिरिट बीस्ट का शिकार करेगा। 1000 साल पुरानी गोस्ट वाइन की बेलें बहुत मजबूत होती हैं और उनमें हल्का टॉक्सिन होता है। 1000 साल की उम्र तक पहुंचने पर गोस्ट वाइन का गुस्सा काफी बढ़ जाता है और यह आमतौर पर अपने इलाके से गुजरने वाले छोटे से मीडियम साइज के स्पिरिट बीस्ट का शिकार करता है। इस गोस्ट वाइन के गुण और उन दोनों ही सूर्य की स्पिरिट रिंग के लिए सही थे। ये सच में एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। टीचर, मैं हिल नहीं सकता। हुलियाना दुखी होकर चिल्लाई, अपनी सोल पावर को बढ़ाकर आजाद होने की कोशिश की, लेकिन गोस्ट वाइन की पकड़ और मजबूत होती गई। डरो मत नाना, बीबी डोंग ने उसे दिलासा दिया, फिर सूर्य की तरफ देखा। ज़ियाओ यू, थोड़ा पीछे हटो। उसकी आवाज खत्म होने से पहले ही उसकी उंगलियों पर सोल पावर उमड़ पड़ी। एक तेज बैंगनी लाइट ब्लेड हवा में उछला जो हुलियाना को बांधने वाली बेल की तरफ एकदम से ही कट रहा था। स्लैश टक्कर लगते ही बेल टूट गई। हुलियाना गिरते समय आउच की आवाज निकाल रही थी, लेकिन तेज तलवार बीबी डोंग ने उसे पकड़ लिया। धन्यवाद शिक्षक। हुलियाना अभी भी हिली हुई बीबी डोंग की गर्दन से लिपट गई। अपनी बेल के कट जाने के बाद 1000 साल की भूतिया बेल पूरी तरह से गुस्से में लग रही थी। कई गहरे बैंगनी रंग की बेलें तने से हुश की आवाज के साथ निकली और साथ में एक तेज सीटी की आवाज भी आई जब वे उनकी ओर झपटी। बीबी डोंग ने हुलियाना और सूर्य को अपने पीछे छिपा लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका लहजा ठंडा हो गया। मौत को बुलाना। उसके चारों ओर सोल पावर अचानक बढ़ गई। एक हल्का बैंगनी रंग का घेरा फैल गया, जिससे एक अदृश्य रुकावट बन गई। तेजी से हमला करती हुई बेलें बैरियर से टकरा गईं और तुरंत टुकड़ों में बिखर गईं और बारीक बैंगनी पाउडर के बादल में बदल गईं। ज़ियाओ यू, इस गोस्ट वाइन की उम्र और खूबियां तुम्हारे हिसाब से हैं। इसे अपनी पहली स्पिरिट रिंग के लिए इस्तेमाल करो। बीबी डोंग बिना पीछे देखे बोली, उनकी आवाज में पक्का इरादा था। ठीक है, धन्यवाद टीचर। सूर्य की आंखों में उत्साह की एक चमक आ गई और उसने जोर से हिलाया। बीबी डोंग की उंगलियां थोड़ी सी हिलीं और कई बैंगनी रंग की हल्की बेलें उनके चावड़ा बेलों को काट दिया जो शुरुआती धमाके से बच रही थी। उसने धीरे से हुलियाना को नीचे उतारा, सूर्य की ओर देखा और निर्देश दिया, नानी का ध्यान रखना। उसे इधर-उधर मत भागने देना, मैं अभी वापस आता हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीबी डोंग की आकृति तुरंत उनकी नजरों से ओझल हो गई। सूर्य ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और हुलियाना को अपने पीछे धकेल लिया। लगभग 3 मिनट बाद आगे की बेलें हिलना बंद हो गईं और थाउजेंड ईयर गोस्ट वाइन का मुख्य तना धीरे-धीरे मुरझाने लगा। बीबी डोंग की आकृति उनके सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी हथेली में मुट्ठी भर रोशनी का गोला था। लाइट और की सतह हल्की हरी रोशनी से चमक रही थी और अंदर छोटी-छोटी उलझी हुई बेलें देखी जा सकती थी। ये भूत बेल का बेल जैसा इस प्रकार की आत्मिक जानवर का मूल। ज़ियाओ यू, ये गोस्ट वाइन का वाइन हॉट है। इसे नष्ट कर दो और तुम गोस्ट वाइन की
स्पिरिट ड्रिंक को सोख लोगे। सुयु ने बीबी डोंग के हाथ से वाइन हॉट लिया। थैंक यू टीचर, ठीक है, जल्दी करो और इसे आत्मसात करो। हम सुयु ने अपनी कमर पर रखे स्पिरिट टूल से एक छोटा चाकू निकाला और उसे घोस्ट वाइन के वाइन हॉट में घुसा दिया। कोची एक तीखी चटक निकली आवाज आई। हरा रस धीरे-धीरे बेचैनी से बढ़ रहा था जिसमें पेड़-पौधों की खुशबू
थी। जैसे ही वाइन हॉट में छेद किया गया, उसकी सतह पर हरी रोशनी धीमी हो गई कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। अंदर की छोटी-छोटी बहनें भी अपनी जान को बैठी और पूरी तरह सूख गईं। एक पल बाद सूखे हुए वाइन हॉट से एक गहरे बैंगनी रंग का स्पिरिट धीरे-धीरे ऊपर उठा। हवा में एक बार चक्कर लगाने के बाद वह सूर्य के सामने रुक गया। सूर्य ने बीबी डोंग की तरफ देखा। उसका हल्का सा सिर हिलाना देखकर उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह पालती मारकर बैठ गया, अपनी सांस को ठीक किया और अपने शरीर के अंदर की आत्मा की शक्ति को बैंगनी स्पिरिट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए गाइड करना शुरू कर दिया। बैंगनी रंग की स्पिरिट धीरे-धीरे नीचे उतरी, उसके शरीर को ढक लिया और उसके पूरे शरीर में जबरदस्त ताकत भर गई। सूर्य ने दांत खींचे, उसके माथे की नसें थोड़ी उभर आईं और वो रिलीज मार्शल सोल की हरी रोशनी उसके शरीर की सतह पर चमक उठी। बीबी डोंग चुपचाप उसके पास खड़ी थी। उसकी मेंटल एनर्जी लगातार सूर्य की हालत पर नजर रख रही थी ताकि कोई दुर्घटना न हो। हुलियाना ने भी अपनी सांस रोक ली, सूर्य को घबरा कर देख रही थी। उसके छोटे हाथों में उसके कपड़ों के हिम को कसकर पकड़ रखा था। समय एक मिनट बीता गया। पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे सूर्य के शरीर पर धब्बेदार परछाई पड़ रही थी। 15,000 साल में पहली स्पिरिट रिंग। सूर्य के माथे से पसीने की कुछ बूंदें रिसकर उसके गालों पर आ गईं। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे, साफ तौर पर स्पिरिट रिंग की एनर्जी के असर से होने वाले दबाव को झेल रहे थे। इसके बावजूद उसके आसपास की सोल पावर और पर्पल स्पिरिट रिंग के बीच फ्यूजन पूरे समय से रहा और उसमें कोई गड़बड़ी के लक्षण नहीं दिखे। हुलियाना ने उसका टेंशन भरा प्रोफाइल देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से बीबी डोंग का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं और वो फुसफुसाई, "टीचर, भाई सूर्य, उसे कुछ नहीं होगा, है ना?" बीबी डोंग ने उसे भरोसा दिलाने के लिए धीरे से उसके हाथ के पीछे थपथपाया। उसकी नजर सूर्य पर पड़ी। नहीं, ज़ियाओ की सोल पावर में उतार-चढ़ाव बहुत स्टेबल है और उसकी स्पिरिट की चमक खत्म नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि वह स्पिरिट रिंग की एनर्जी को धीरे-धीरे बचा रहा है। उसे इसे एब्जॉर्ब करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसने एक तसल्ली देने वाली गोली की तरह काम किया, जिससे हुलियाना ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन वह अभी सूर्य को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें बिना झपकाए इस डर से कि कहीं कुछ छूट न जाए। लगभग 15 मिनट बाद सूर्य के सामने बैंगनी स्पिरिट रिंग की चमक धीरे-धीरे कम हो गई। सूर्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में नीली बैंगनी रोशनी की एक चमक चमकी, फिर उसने धीरे से गंदी हवा छोड़ी। "भाई सूर्य!" हुलियाना तुरंत खुश हुई और दौड़कर जाना चाहती थी, लेकिन बीबी डोंग ने उसे धीरे से रोक लिया। ध्यान अभी खत्म हुआ था और उसे अभी स्थिर होने के लिए कुछ समय चाहिए था। सूर्य खड़ा हुआ और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। उसे अपने शरीर में ताकत का एहसास महसूस हो रहा था। "टीचर, नाना, मैं सफल हो गया। भाई सूर्य!" बीबी डोंग ने हुलियाना का हाथ छोड़ दिया और हुलियाना सीधे सूर्य की ओर झपटी। सूर्य ने हाथ बढ़ाकर हुलियाना को पकड़ लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। "भाई सूर्य, तुम कमाल हो। तुम्हारी पहली स्पिरिट रिंग असल में 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग है।" बीबी डोंग भी सूर्य के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। "ज़ियाओ यू, 1000 साल की स्पिरिट रिंग को अपनी पहली रिंग के तौर पर एब्जॉर्ब करने से आप स्पिरिट मास्टर्स के इतिहास में पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपकी पहली स्पिरिट स्किल क्या है?" सूर्य ने हुलियाना को नीचे उतारा और बीबी डोंग की ओर देखा। "टीचर, मेरी पहली स्पिरिट रिंग ने मुझे स्पिरिट एबिलिटी नहीं दी। कोई स्पिरिट एबिलिटी नहीं, ये कैसे हो सकता है?" बीबी डोंग ने सूर्य की कलाई पकड़ ली और ध्यान से उसे देखने लगी। उसकी फिजिकल हालत ठीक थी और उसकी सोल पावर ने ब्रेकथ्रू हासिल कर लिया था, लेकिन स्पिरिट एबिलिटी कैसे नहीं हो सकती थी? बीबी डोंग ने सूर्य का हाथ छोड़ा और उसे हैरानी से देखा। "ज़ियाओ यू, इसे और ध्यान से महसूस करो। स्पिरिट एबिलिटी कैसे नहीं हो सकती?" सूर्य ने बीबी डोंग के सामने अपनी आत्मा को बुलाया और उसके पैरों के पास एक बैंगनी रंग की आत्मा की अंगूठी दिखाई दी। उसके अंदर की सोल पावर ने उस स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट कर दिया। रिंग एक पल के लिए हिली और फिर शांत हो गई। ये कैसे संभव है? बीबी डोंग को लगा कि दुनिया के बारे में उनकी समझ को चुनौती दी जा रही है। उसने एक स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन कोई स्पिरिट एबिलिटी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ियाओ यू ने जो पहले कहा था वह सच हो? स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करते समय उसे स्पिरिट बीस्ट की स्पीशीज पर विचार करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उनका भी हो। "ज़ियाओ यू, मुझे वो रिलीज टेक्निक दिखाओ जो तुमने पहले इस्तेमाल की थी।" "ठीक है, टीचर," सूर्य ने जवाब दिया। फिर जल्दी से हाथ की मुहर बनाई और धीरे से चलाया वो रिलीज कटिंग टेक्निक। जैसे ही उसने ये कहा, आधा मीटर लंबा लकड़ी का कीला तुरंत उसकी हथेली में जम गया। नीले बैंगनी रंग की लकड़ी की चमकदार चमक के साथ चमक रही थी और उसकी सतह पर बारीक कांटे हल्के से दिखाई दे रहे थे। ये फेस विंड के खिलाफ इस्तेमाल किए गए लकड़ी के स्पाइक से काफी मोटा और तेज था। अगले ही पल सूर्य ने अपनी कलाई हिलाई और लकड़ी की कील धनुष से निकली तीर की तरह उड़ गई। एक तीखी डिंग के साथ लकड़ी की कील पास के एक पेड़ के तने में सही से ठोक दी गई। इसके तुरंत बाद एक हैरान करने वाला नजारा हुआ, लकड़ी की कील तेजी से बढ़ने लगी। गहरे बैंगनी रंग के कांटे लकड़ी में मजबूती से धंसे हुए थे, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और नुकसान पहुंचाने की ताकत दिखाते थे। हुलियाना हैरान रह गई। "वाह, भाई सूर्य, आपका वो रिलीज कितना शक्तिशाली हो गया है!" बीबी डोंग आगे बढ़ी और सूर्य के वो रिलीज से बचे निशानों को ध्यान से देखा। स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद इस वो रिलीज की डिस्ट्रक्टिव पावर सच में पहले से एक लेवल ज्यादा मजबूत थी। "ज़ियाओ यू, तुम्हारी स्पिरिट बहुत यूनिक है, लेकिन ये यूनिकनेस फायदेमंद लगती है।" "ज़ियाओ यू, हालांकि तुम्हारी स्पिरिट रिंग ने सीधे तौर पर कोई नई स्पिरिट एबिलिटी नहीं दी, लेकिन वो रिलीज की पावर और डिस्ट्रक्टिवनेस में साफ तौर पर सुधार हुआ है। पहले आपके वो रिलीज की डिस्ट्रक्टिव पावर लगभग एक आम स्पिरिट मास्टर की स्पिरिट एबिलिटी के बराबर थी। अब ऐसा लगता है कि यह स्पिरिट ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि आपकी वो रिलीज मास्टर सोल पावर की लगातार खेती से अपनी बेसिक क्षमताओं को लगातार बढ़ा सकती है। यहाँ पैटर्न से बिल्कुल अलग है, जहाँ स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग एक खास स्पिरिट एबिलिटी देती है। ये बहुत यूनिक है, लेकिन इसके नतीजे में आपके हमले के तरीकों को शायद उनको बनाई गई वो रिलीज टेक्निक पर निर्भर रहना होगा जो आपके पास पहले थी। स्पिरिट रिंग से मिली स्पिरिट एबिलिटी के बिना मुश्किल लड़ाई के हालात से निपटने में आपको वैरायटी की कमी हो सकती है। लेकिन बीबी डोंग का स्वर नरम हो गया। उसकी आंखों में एहसास की झलक दिखाई दी। शायद यह एलिमेंटल स्पिरिट का अनोखा पहलू है। आपका वो रिलीज एक ओरिजिन पावर की तरह है जो कुछ फिक्स स्पिरिट एबिलिटी तक सीमित रहने के बजाय लगातार बढ़ सकता है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या इसमें दूसरी खूबियां हैं, जैसे सपोर्ट पाने की काबिलियत या ठीक करने की काबिलियत, तो आपको इसे धीरे-धीरे खुद ही खोजना होगा। सूर्य ने ध्यान से सुना और जोर से हिलाया। "मैं समझ गया टीचर। नई स्पिरिट एबिलिटी के बिना भी मैं अपनी मौजूदा वो रिलीज को और भी मजबूत बनाने के लिए ट्रेन करूंगा।" हुलियाना ने साइड से कहा। "भाई सूर्य का वो रिलीज पहले से ही बहुत पावरफुल था और अब स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद यह और भी बेहतर हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नई स्पिरिट एबिलिटी नहीं है।" बीबी डोंग ने उन दोनों की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। "ठीक है, क्योंकि तुम दोनों ने अपनी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर ली है, तो अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। आगे सीखने का रास्ता लंबा है। आपके पास धीरे-धीरे अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए बहुत समय है।" बीबी डोंग उन दोनों को सुप्रीम पोंटिफ पैलेस में वापस ले आई। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। सूर्य और हुलियाना ने रेगुलर रूटीन बनाए रखा। सुबह वे थ्योरेटिकल नॉलेज सीखने के लिए स्पिरिट हॉल अकेडमी जाते थे और दोपहर में वे सोल पावर बनाने या प्रैक्टिकल कॉम्बैट ड्रिल्स में शामिल होने पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम पोंटिफ पैलेस लौट आते थे। 1 महीने के रिफाइनमेंट के बाद दोनों की सोल पावर्स लगातार बढ़ी और स्पिरिट एबिलिटीज का उनका इस्तेमाल और भी बेहतर होता गया। एक दिन सूर्य और हुलियाना ने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज खत्म की थी और पत्थर की सीढ़ियों पर आराम कर रहे थे, तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। नई लड़की, एक लड़की थी जो 8 या 9 साल की लग रही थी। उसने प्लेटिनम पैलेस गाउन पहना हुआ था जिसके किनारे पर क्लाउड पैटर्न की कढ़ाई की हुई थी। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर झरने की तरह बह रहे थे और कुछ बाल धूप में उसके चिकनी माथे पर लटक रहे थे, जिससे उसका छोटा सा चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखें बहुत हल्के बैंगनी रंग की थी, जैसे साफ झरने में भीगी हुई बैंगनी जैद। "अरे बच्चों, क्या तुम उस औरत के शिष्य हो?" लड़की ने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थी। उसकी हल्की बैंगनी आंखों में थोड़ा घमंड था और उसका लहजा दोस्ताना नहीं था। 16,000 फीट बर्फ। हुलियाना को शुरू में लगा कि दूसरी लड़की सुंदर है और उसे थोड़ा लगाव था। ये शब्द सुनकर उसका छोटा सा चेहरा तुरंत उतर गया। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और उसे घूरते हुए कहा, "तुम बहुत बदतमीज हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जल्दी से चले जाओ। भाई सूर्य, और मुझे अभी भी तक वेट करना है।" हुलियाना की बातें सुनकर लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा, नहीं वह गुस्से में थी। उसकी आवाज में बस बेसब्री का भाव आ गया। "हंस, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो किसे फर्क पड़ता है? तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या तुम उस औरत के शिष्य हो?" "कौन सी औरत?" हुलियाना ने उलझन में भौहें चढ़ाईं। "आप दोनों बातें कर रहे हैं, हमेशा वह औरत की कह रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका मतलब किसे है?" वह रुकी, फिर अपनी चोटी ऊपर उठाई और विरोध के भाव से कहा, "और हाँ, हमें एक नहीं कहा जाता। हमारे नाम है, मैं हुलियाना हूं और यह ब्रदर सूर्य है।" लड़की ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सा कला गया। "और कौन हो सकता है? ये सुप्रीम पोंटिफ पैलेस है। चूंकि आप यहां कल्टीवेट कर सकते हैं, अगर आप उनके शिष्य नहीं हैं, तो आप क्या हैं?" उन्होंने जिस वक्त की बात की, उसका मतलब साफ तौर पर बीबी डोंग था। "आपका मतलब टीचर है?" हुलियाना को अचानक एहसास हुआ। उसकी नजर तुरंत एक परेशान छोटे जानवर की तरह सावधान हो गई। "आप हमारे टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वह औरत बेरहम और एहसान फरामोश है। तो क्या हुआ अगर मैं उसके साथ बदतमीजी करूं?" लड़की ने हुलियाना का मजाक उड़ाया। उसकी हल्की बैंगनी आंखों में मुश्किल और समझ में न आने वाली भावनाएं घूम रही थीं। वहां नाराजगी, मनमुटाव और जलन की हल्की साफ झलक थी। "तुम दोनों उसकी सुरक्षा में छोटे-छोटे बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं हो।" उसने सूर्य और हुलियाना की तरफ देखा। उसकी आवाज में साफ नफरत भरी हुई थी। "तुम बकवास कर रहे हो।" हुलियाना इतनी गुस्से में थी कि उसके गाल लाल हो गए और उसकी छाती जोर से धड़कने लगी। उसके शरीर के अंदर की सोल पावर उसके एक्साइटमेंट की वजह से कुछ शांत हो गई और एक चार्मिंग फॉक्स की फैंटम में उसके चारों ओर धुंधली सी उभर आई। "टीचर वैसी नहीं है जैसा तुम कहते हो। वह हमारे साथ बहुत अच्छी है। वह हमें कल्टीवेट करना सिखाती है और हमारी रक्षा करती है। हंस, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे।" लड़की ने नफरत से अपने होंठ से खोल लिए। "मुझे लगा था कि उसके डिसाइपल्स इंप्रेस होंगे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बस एवरेज हो। तुम्हारे पास अच्छे और बुरे में फर्क करने के लिए आंखें नहीं है। तुम्हें टीचर के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है।" हुलियाना खुद को रोक नहीं पाई। बस सीधे लड़की के सामने दौड़ी, अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में गौर से देखा और एक शब्द कहा, "मैं तुम्हारे साथ स्पिरिट मास्टर ड्यूल करना चाहता हूं। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि टीचर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम यूं भी बदनाम कर सको।" गुस्से से उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, फिर भी बहुत मजबूत थी। उसके छोटे से शरीर में एक जिद्दी ताकत थी। उसके पीछे राक्षस लोमड़ी के भूत ने एक हल्की चीख मारी। जब उसके पैरों के नीचे से एक पीली स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे उठी। लड़की ने हुलियाना के पैरों के नीचे पीले रंग की स्पिरिट रिंग को देखा। उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी लड़की ने पहले ही अपनी पहली स्पिरिट रिंग सौंपी होगी। लेकिन ये हैरानी कुछ देर के लिए थी, जो जल्दी एक गहरी ठंडी हंसी में बदल गई। "ओह, तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की जबकि तुम्हें अभी स्पिरिट रिंग मिली है। ठीक है, मुझे देखने दो कि उसने जिन डिसाइपल्स को सिखाया उनमें असल में कितना दम है।" जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर के चारों ओर सोल पावर अचानक बढ़ गई और हुलियाना की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर ऑरा फैल गया। इसके तुरंत बाद उसके पैरों के नीचे से क्रम से तीन आत्मा के चले पीले और बैंगनी उठ उठे। एक स्पिरिट जैसा ऑरा फैल गया जिससे आसपास की हवा तुरंत भारी हो गई।
एक स्पिरिट एडर, ये कैसे संभव है? हुलियाना ने लड़की के शरीर पर 3 स्पिरिट रिंग्स को देखा, उसकी आंखें बड़ी और गोल थी, वह इतनी हैरान थी कि लगभग बोल नहीं पा रही थी। वह अनजाने में आधा कदम पीछे हट गई, उसके छोटे हाथों ने उसके कपड़े के किनारे को कसकर पकड़ लिया। ये लड़की उससे सिर्फ 2 या 3 साल बड़ी लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की। वह पहले से स्पिरिट एडर लेवल तक कैसे पहुंच गई होगी? ये जानना जरूरी है कि स्पिरिट हॉल जीनियस के लिए भी 12 या 13 साल की उम्र में स्पिरिट एडर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके सामने वाली लड़की का टैलेंट उसकी समझ से कहीं ज्यादा था। हंस, मेरे टैलेंट के सामने तुम्हारा टैलेंट तो कहने लायक भी नहीं है। क्या तुम अभी मुझे चैलेंज करना चाहते हो? हुलियाना का हैरान चेहरा देखकर लड़की के मुंह के कोने पर मजाक और गहरा हो गया। क्या अब डर गए? अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत बहादुर थे, क्या अभी तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? हुलियाना ने दांत पीस लिए, उसके चेहरे पर थोड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उसकी जगह भागने से इनकार करने की जिद नहीं ली थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने छोटे शरीर को फिर से सीधा किया और पीली स्पिरिट रिंग एक बार फिर चमक उठी। भले ही तुम एक स्पिरिट एडर हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुमने नीचे का अपमान किया है, इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। खुद को ज्यादा आंकना, याद रखना, मेरा नाम कियान वेनिक्स है और मैंने ही तुम्हें हराया है। लड़की ने ठंडी आवाज में नाक से कुड़ी, उसकी हल्की बैंगनी आंखों में बेसब्री की झलक दिखी। जैसे ही उसने कहा, पहला पीला स्पिरिट रिंग जल उठा और उसके आसपास पावर में उतार चढ़ाव अचानक तेज हो गया। साफ है, हालांकि वह नफरत कर रही थी, लेकिन उसका इरादा पीछे हटने का नहीं था। लड़की के पीछे एक एंजेलिक फैंटम पहले ही निकल आया था, जिसने एकदम सफेद कवच पहना हुआ था। उस व्यक्ति के हाथ में एंजेलिक पवित्र तलवार थी, उसका चेहरा धुंधला था, फिर भी उसमें शांति और उसे एक नर्म लेकिन शानदार सुनहरा कमंडल निकल रहा था। इसके तुरंत बाद उसके पीछे से 3 जोड़ी सफेद पंख धीरे-धीरे खुले, जो सूरज की तेज रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। पहला स्पिरिट स्किल एंजेलिक असॉल्ट, वह धीरे से चलाई और पहली पीली स्पिरिट रिंग अचानक जल उठी। चमकदार सुनहरी एनर्जी तुरंत उसकी मुट्ठियों पर इकट्ठा हो गई। जैसे ही स्पिरिट स्किल एक्टिवेट हुई, कियान वेनिक्स की पीठ पर पंख हल्के से फड़फड़ाए। अगले ही सेकंड लड़की की आकृति हुलियाना की ओर धनुष से निकली तीर की तरह निकली, इतनी तेजी से कि उसकी सिर एक सुनहरी परछाई रह गई। पहला स्पिरिट स्किल डायमंड फॉक्स चार्म, हुलियाना ने दांत पीसे और उसके पीछे राक्षस रोमणी के भूत ने अचानक ऊपर देखा और तेज धार मारी। उसके पैरों के नीचे पीली स्पिरिट रिंग अचानक चमक उठी, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। जैसे ही उसने चार्जिंग कर रहे कियान वेनिक्स को देखा, उसकी आंखों में तुरंत गुलाबी रोशनी की एक चमक दौड़ गई। कियान वेनिक्स अपनी मुट्ठी घुमा रही थी, तभी उसकी नजर अनजाने में उस बैंगनी रोशनी से टकरा गई। उसका दिमाग अचानक कुछ पल के लिए खाली हो गया और उसकी हरकतें रुक गईं। डायमंड फॉक्स चार्म का स्टन इफेक्ट असर करने लगा था। उस कुछ सेकंड के भटकाव के दौरान हुलियाना का छोटा सा शरीर फुर्ती से एक तरफ खिसक गया और कियान वेनिक्स के मुंह से बाल-बाल बच गया। पंच की हवा उसके कपड़ों के किनारे से टकराकर जमीन पर जा लगी, जिससे असल में पत्थर के साथ सैर में एक बड़ी दरार आ गई। कियान वेनिक्स जल्दी ही समय से उबर गई। उसने एक तरफ सुरक्षित खड़ी हुलियाना को देखा, उसकी हल्की बैंगनी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी और फिर एक शरारती मुस्कान आई। बुरा नहीं, काफी दिलचस्प है। ये सोचना कि आप असल में एक कंट्रोल सिस्टम स्पिरिट मास्टर हैं। आप जितना मैंने सोचा था उससे थोड़े ज्यादा ताकतवर हैं। उसने अपनी कलाई मोड़ी, उसकी मुट्ठी पर एक बार फिर सुनहरी एनर्जी जमा हो गई। उसकी आवाज में उकसावे का एहसास था, लेकिन आपको अभी स्पिरिट मास्टर का ब्रेकथ्रू मिला है। आप स्पिरिट स्किल का कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं देखूंगा कि जब आपकी सोल पावर खत्म हो जाएगी तो आप कैसे बचते हैं? हुलियाना हंसने लगी, उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें दिखाई देने लगी। अभी की उस हरकत ने उसकी लगभग आधी सोल पावर खत्म कर दी थी। तुम्हारा कोई काम नहीं। भले ही मेरी सोल पावर खत्म हो जाए, मैं तुम्हें किसी की बुराई नहीं करने दूंगा। सच मुझे थप्पड़ मारो। हम जिद्दी। कियान वेनिक्स की आंखें तेज हो गईं, उसकी पीठ के पीछे पंख हल्के से फड़फड़ाए और वह हुलियाना के सामने झपटी। उसकी मुट्ठी जो हल्की सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी, बेरहमी से उसके कंधे पर लगी। हुलियाना की नजर धुंधली हो गई। विरोधी का मौका पहले ही कुछ इंच दूर था, जिससे उसे बचने का कोई समय नहीं मिला। बूम! एक हल्की सी आवाज गूंजी, लेकिन यह मुंह के अपने टारगेट पर लगने की आवाज नहीं थी। हुलियाना ने हैरानी से अपनी आंखें खोली तो देखा कि सूर्य ने किसी तरह उसे रोक लिया था और कियान वेनिक्स के मुंह को अपने हाथ से पकड़ लिया था। सूर्य ने दबी हुई आवाज में कराहते हुए कहा, जैसे उसके हाथ में सुनहरी की लहर दौड़ गई हो, जिससे वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गिर गया। भाई सूर्य! हुलियाना हैरान और परेशान दोनों थी। वह उसे सहारा देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं जब उसने उसका थोड़ा कांपता हुआ हाथ देखा। आप कैसे हैं? सूर्य ने हुलियाना का हाथ हटा दिया और बेपरवाही से बोली, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। कियान वेनिक्स ने अचानक गुस्साए सूर्य को देखकर वहीं चढ़ाई। उसकी पीली बैंगनी आंखों में बेसब्री की एक झलक थी, दखलंदाजी करने वाला। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा सामना करूंगा। सूर्य ने अपनी बाह में सुन्नपन महसूस किया और कियान वेनिक्स की नजरों से मिला। उसके अंदर सोल पावर तेजी से घूम रही थी। कियान वेनिक्स ने अपनी बाहें उठाई, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ओह, तुम वो महान इनफुल स्पिरिट पावर जीनियस हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें ऐसा क्या खास है। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी हो, उसकी पहली पीली स्पिरिट रिंग फिर से चमक उठी और सुनहरी एनर्जी ने उसकी मुट्ठियों को फिर से घेर लिया। पहला आत्मा कौशल एंजेलिक हमला। अपने शरीर को झपकाते हुए वह सुनहरी बिजली की तरह सूर्य पर टूट पड़ी। पहले से भी ज्यादा तेजी से उसकी मुट्ठी हवा में सीधी बजा रही थी। लकड़ी रिलीज, लकड़ी की सिल्लियां दीवार। सूर्य ने धीमी आवाज में चिल्लाया और हाथ की मुहरें बनाई। श्वा 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 जमीन से मोटे लकड़ी के खंभों की कई लाइनें निकली, जो तुरंत उसके और हुलियाना के सामने एक ठोस सेमी सर्कुलर आर्च में बदल गईं। बूम! कियान वेनिक्स की मुट्ठी लकड़ी की दीवार पर जोर से लगी, जिससे एक धीमी भारी आवाज हुई। मेहराब में जोर से कंपन हुआ, लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए और सतह पर कई दरारें भी आ गईं। कियान वेनिक्स ने मजबूत लकड़ी की दीवार को देखा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। इस वुड रिलीज की डिफेंसिव पावर असल में जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। लकड़ी की दीवार के पीछे झुककर सूर्य खंभों से गुजरते असर को साफ महसूस कर सकता था। ये जानते हुए कि लकड़ी की दीवार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, उसने तुरंत हुलियाना से फुसफुसा कर कहा, नाना उसे रोकने के लिए अपनी स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। हुलियाना ने सिर हिलाया, उसके नीचे स्पिरिट रिंग एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। दीवार के बाहर ये देखकर कि उसका वार नाकाम हो गया, कियान वेनिक्स की नजरें से खुल गईं क्योंकि सुनहरी एनर्जी उसकी मुट्ठियों में और घनी हो गई। चूंकि आपने इसे एक बार ब्लॉक कर दिया है, तो इसे ट्राई करें। जैसे ही कियान वेनिक्स की मुट्ठी गिरने वाली थी, लकड़ी की एक और दीवार अंदर से खुल गई। हुलियाना की आकृति उस गैप से दिखाई दी, उसकी हल्की गुलाबी आंखें सीधे कियान वेनिक्स की आंखों में देख रही थी। कियान वेनिक्स का शरीर अकड़ गया और उसकी हरकतें रुक गईं। लकड़ी छोड़ना, शानदार वन तकनीक। कई लकड़ी की बेलें कियान वेनिक्स की ओर बढ़ीं और सिर्फ 3 सेकंड में उसे बांध दिया। हे, होश में आने पर कियान वेनिक्स की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी, जो तुरंत गहरी नफरत में बदल गई। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी छोटी-मोटी चालों से मुझे कंट्रोल कर सकते हो? उसने अपनी बाहें उठाईं और जैसे ही उसने बेलों से आजाद होने की कोशिश की, उसकी सोल पावर अचानक भड़क उठी। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके चारों ओर लिपटी लताओं में एक भक्षण करने वाली शक्ति थी, जो धीरे-धीरे उसकी आत्मिक शक्ति को सोख रही थी। बेलों का रंग तेजी से गहरा बैंगनी हो गया और उनकी मजबूती भी उसी हिसाब से बढ़ गई। दिलचस्प, अपनी सोल पावर के धीरे-धीरे एब्जॉर्ब होने का अजीब एहसास महसूस करते हुए कियान वेनिक्स के मुंह के कोने पर एक ठंडी तेज चाप बन गई। मुझे इस तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, बदकिस्मती से तुम बहुत बुरे हो। दूसरा स्पिरिट स्किल एंजेलिक ब्लेसिंग। उसकी धीमी चीख के साथ उसके पीछे मौजूद विशाल स्वर्गदूत ने धीरे-धीरे अपनी बाहें फैला दी। देवदूत की हथेली से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और कियान वेनिक्स के शरीर में प्रवेश कर गई। मेरे लिए ब्रेक। कियान वेनिक्स ने अचानक अपनी ताकत लगाई और उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी आग की तरह जल उठी। इस पवित्र शक्ति के असर से लकड़ी की मजबूत बेलें टूटते समय क्रैक की आवाज करती थी। बूम! बंधन टूट गए और कटी हुई बेलें उड़ गईं और हवा में मलबे में बदल गईं। कियान वेनिक्स ने अपनी कलाई मोड़ी और सूर्य और हुलियाना को देखा। उसकी आंखों में लड़ाई का इरादा और भी तेजी से जल रहा था। तुम्हारे पास जो भी ट्रिक्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करो। ये थोड़ी सी स्किल वार्म अप के लिए मुश्किल से ही काफी है। नाना, पीछे हटो। सूर्य ने फुसफुसाते हुए कहा। बुड रिलीज एनर्जी चुपके से उसकी हथेली में इकट्ठा हो रही थी। सूर्य पर टेंशन भरा पोस्चर देखकर कियान वेनिक्स की आंखों में नफरत की एक चमक आ गई। क्या चालें खत्म हो गईं? क्या तुम अभी बहुत बहादुर नहीं थे? वह एक कदम आगे बढ़ी, उसके ऊपर सुनहरी आत्मा की शक्ति बढ़ रही थी। तो क्या हुआ अगर आपके पास इन्हें फुल स्पिरिट पावर है? इसे सपोर्ट करने के लिए काफी ताकत के बिना आप आखिर में सिर्फ एक मजाक हैं। तीसरा स्पिरिट स्किल एंजल। कियान वेनिक्स के पैरों के नीचे तीसरी स्पिरिट रिंग पहले ही जल चुकी थी, जो साफ तौर पर उसकी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। तभी हवा में एक ठंडी औरत की आवाज सुनाई दी, जिसने कियान वेनिक्स की हरकतों को रोक दिया। तुम्हें मेरे सुप्रीम कोर्ट के महल में इतनी बदतमीजी करने की इजाजत किसने दी? आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसमें दिल को धड़का देने वाली शान थी। कियान वेनिक्स जो सोल पावर इकट्ठा कर रही थी, वह अचानक रुक गई और उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी थोड़ी धीमी हो गई। वह रुकी और आवाज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक मुश्किल भाव आ गया। बीबी डोम पहले से आंगन के गेट पर खड़ी थी, उसका बैंगनी काला चोगा हवा में थोड़ा लहरा रहा था। उसकी अंबर रंग की आंखें ठंडी थी, उसकी नजर बिना किसी छुपे गुस्से के कियान वेनिक्स पर पड़ रही थी। बीबी डोम धीरे-धीरे सूर्य और हुलियाना के सामने आई और कियान वेनिक्स को देखते हुए जो ठंडे स्वर में बोल रही थी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे सुप्रीम कोर्ट पैलेस में कभी मत आना? बीबी डोम की आवाज सुनकर कियान वेनिक्स का चेहरा उदास हो गया और उसने से ऊपर देखा। सुप्रीम कोर्ट पैलेस में मेरे आने में क्या गलत है? स्पिरिट हॉल मेरे कियान परिवार का है, तुम्हारा नहीं। ये सुनकर बीबी डोम की आंखों में गहरी नफरत की एक झलक आ गई और अनजाने में उसका हाथ भींच गया। अगर मैं नहीं आया होता तो मैं तुम्हें 2 बेकार लोगों को शिष्य बनाते हुए नहीं देख पाता। वे मेरे एक अंश के बराबर भी नहीं है। तुम बेरहम औरत हो। सुप्रीम कोर्ट का पद भी तुम्हें सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि दादाजी ने तुम्हारी मदद की थी। इस जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपका है। पर्याप्त। बीबी डोम की आवाज अचानक तेज हो गई, जिसमें दबा हुआ बहुत ज्यादा गुस्सा था। थप्पड़। अचानक आंगन में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। कियान वेनिक्स का सिर एक तरफ झुक गया और उसके गोरे गाल पर तुरंत एक साफ हाथ का निशान आ गया। उसने यकीन न करते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली, उसकी पीली बैंगनी आंखें हैरानी और शिकायत से भरी हुई थीं। जैसे ही बीबी डोम ने कियान वेनिक्स के चेहरे पर तेजी से उभर रहे लाल निशान को देखा, उसका दिल अचानक कांप उठा। श्याओत्सुए। बीबी डोम की आवाज सूखी थी, उसमें एक कंपन था जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। जब उसने हाथ बढ़ाया, लाल निशान को छूना चाहती थी। 1000 स्ट्रीम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कियान वेनिक्स ने अपना सूजा हुआ गाल ढक लिया और आंसू गिरते हुए दुख में मिल गए। वह मुड़ी और सुप्रीम कोर्ट के पहले से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसकी प्लेटिनम गोल्ड फर्स्ट पर एक गंदे निशान की तरह घिस रही थी, जैसे कोई घायल हंस हो। बीबी डोम ने उसकी मजबूत पीठ देखी, उसका शरीर अचानक हिलने लगा। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और जोर से पुकारा, जियोजू। लेकिन कियान वेनिक्स की शक्ति महल के दरवाजों के बाहर ही गायब हो गई थी और पीछे सिर्फ एक खाली गलियारा रह गया था। सिर्फ दूर तक आती कदमों की आवाज आ रही थी। बीबी डोम का बड़ा हुआ हाथ हवा में जम गया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, फिर उसने धीरे से नीचे किया। उसकी भावनाओं में तेज उतार चढ़ाव के कारण उसके शरीर के आसपास की सोल पावर अस्त व्यस्त हो गई और उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया। टीचर। हुलियाना जल्दी से आगे बढ़ी और ध्यान से उसका हाथ सहारा दिया। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। क्या आप ठीक हो? सूर्य भी आगे बढ़ी और मेरी भावनाओं के साथ बीबी डोम की परेशान हालत को देखा। बीबी डोम ने गहरी सांस ली, अपने दिल में बढ़ते दर्द और पछतावे को जबरदस्ती दबाया।
उसने हुलियाना के सिर पर थपथपाया। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। नाना, यह आपकी गलती नहीं है, ये टीचर की गलती है। टीचर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में विफल रही। वह रुकी, महल के बाहर की ओर उलझन भरी नजरों से देखते हुए और धीरे से कहा, मुझसे वादा करो, अगर तुम भविष्य में उसे दोबारा मिलोगी तो कोशिश करना कि उससे झगड़ा न करो, ठीक है? हालांकि हुलियाना को इसमें उलझी हुई बात समझ नहीं आई, लेकिन बीबी डोंग का थका हुआ चेहरा देखकर उसने फिर भी जोर से हिलाया। हम टीचर की बात सुनेंगे। सुयू ने भी सिर हिलाया। टीचर, चिंता मत करो, हम करेंगे। बीबी डोंग ने मुस्कुराने की कोशिश की और उनके कंधे थपथपाए, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह मुड़ी और धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट पैलेस की ओर चली गई। खाली चौक में उसकी पीठ बहुत अकेली लग रही थी। हुलियाना ने उसकी पीठ देखी, सुयू की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, भाई सुयू, टीचर बहुत दुखी लग रहे हैं। सुयू ने धीरे से कहा, हम कुछ बातें थी जो वह जानता था, लेकिन वह उन्हें जोर से नहीं कह सकता था। उसने ये साफ-साफ देखा कि यान के चुपके शब्दों में मां के प्यार की चाह छिपी थी। थप्पड़ मारने के बाद बीबी डोंग की आंखों में जो दर्द और पछतावा था, वह भी नकली नहीं था। यह मां और बेटी दो हिजड़ों की तरह थी जिनके कांटे एक दूसरे से सटे हुए थे। भले ही वे दोनों दिल से एक दूसरे के बारे में सोचते और परेशान रहते थे, फिर भी वे हमेशा एक दूसरे को दूर करने के लिए सबसे दुख देने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कड़वी बातें करना आम बात हो गई थी और उनके बीच की दूरी और गहरी होती गई। उनका रिश्ता धीरे-धीरे एक फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया। आखिर में बीबी डोंग ने कियान की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी और कियान ने अपने सभी रिश्तेदारों को खो दिया और दुनिया में अकेली रह गई। मां और बेटी ने आधी जिंदगी एक दूसरे को परेशान किया और आखिर में अपने दिलों से दूर होने को तैयार हुई। सुयू ने धीरे से आह भरी, दूर खड़ी चुपचाप बीबी डोंग को देखा, फिर उस तरफ देखा जहां कियान भाग गई थी। उन्हें लगा कि इस मां और बेटी के बीच की गांठ इतनी भारी थी कि एक दर्शक के तौर पर भी उनका दिल भारी हो गया। भाई सुयू, क्या हुआ? हुलियाना ने उसकी अजीब हालत देखकर धीरे से पूछा। कुछ नहीं, सुयू ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल में चल रहे विचारों को दबाते हुए। चलो पहले वापस चलते हैं। ये देखकर कि सुयू बात नहीं करना चाहता, हुलियाना ने आगे जोर नहीं दिया, बस बात मानते हुए उसके पीछे-पीछे चलने लगी। दूसरी तरफ कियान ने अपना चेहरा ढक लिया, उसके आंसू बेकाबू होकर गिर रहे थे और वह वापस हॉल ऑफ वर्शिप की तरफ भागी। रास्ते में मौजूद अटेंडेंट उसे ऐसी हालत में देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर पूछने की हिम्मत नहीं की। पूजा हॉल के अंदर हर कोने में एक पवित्र आभा फैली हुई थी और हवा में जलती हुई अगरबत्ती की हल्की खुशबू फैली हुई थी। कियान डाओलियू ने अभी देवदूत को रोजाना की भेंट चढ़ाना खत्म किया था। तभी उसने मुड़कर देखा कि उसकी पोती अपना चेहरा ढककर दरवाजे से अंदर आते हुए रो रही थी। ज़ियाओज़ू, कियान डाओलियू की भौहें तन गईं जब वह उसे मिलने के लिए जल्दी से गया। दादाजी, कियान की आवाज रोने जैसी थी। कियान डाओलियू को देखकर वह अपनी जमा हुई शिकायतों को रोक नहीं पाई और उसके आंसू और भी तेजी से बहने लगे। छोटी जुएं, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें फिर से परेशान किया है? आओ दादाजी के पास आओ। दादाजी, मैं थोड़ा थक गया हूं। मैं पहले अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूं। कियान ने उसकी नजरें बचा ली, उसकी आवाज दबी हुई थी। वह बस छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती थी। कियान को इस तरह देखकर कियान डाओलियू को पहले से ही पता चल गया था कि वह फिर से बीबी डोंग को ढूंढने गई है। कियान के पास जाकर उसने धीरे से उसका हाथ खींच लिया। जब उसने थप्पड़ के निशान साफ देखे तो कियान डाओलियू के दिल में गुस्सा भर आया। उसने तुम्हें मारा? नहीं दादाजी, ये मैंने गलती से खुद को मार लिया। कियान को बीबी डोंग के लिए झूठ बोलते हुए देखकर इसमें की आंखों में एक मुश्किल भावना कौन गई जो लगभग 100 साल से जिंदा था। वहां दिल का दर्द, बेबसी और समझ की एक झलक थी जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। बीबी डोंग, आखिर में यह उनका कियान परिवार है जिसने उनके साथ गलत किया है। उसके नालायक बेटे ने उस समय ऐसा वशी काम किया था। बीबी डोंग को रखने के साथ तौर पर रंगीन तरीके थे, लेकिन उसके बेटे ने असल में उसे जबरदस्ती अपवित्र कर दिया था। और छोटी जुएं भी उस शर्मनाक दुर्घटना का नतीजा थी। वह हमेशा से जानता था कि कियान परिवार के प्रति बीबी डोंग की नाराजगी कितनी गहरी थी। इतना गहरा कि अपनी बायोलॉजिकल बेटी को भी वह शर्म की बात समझती थी, जिससे उसके साथ ईमानदारी से पेश आना मुश्किल हो जाता था। क्या इतने सालों में वह बीबी डोंग को मुआवजा नहीं दे रहा है? उसने उसे स्पिरिट हॉल के सुप्रीम कोर्ट का पद दिया, जिससे वह स्पिरिट हॉल की वास्तविक शासक बन गई। उसका बेटा जिसने बड़ी गलती की थी, आखिर में उसके हाथों मर गया, जिसे उसे दी गई सफाई माना जा सकता है। अब उसे स्पिरिट हॉल के उत्थान और पतन की और नहीं कियान परिवार के सम्मान या अपमान की परवाह थी। अगर बीबी डोंग सच में ये सब खत्म करना चाहता तो शायद वह बस आंखें मूंद लेता। अब उसकी बस एक इच्छा थी कि वह जुए की रक्षा करे और उसे एंजल गॉड पोजीशन दिलाने में मदद करे ताकि वह सच में सभी उलझनों से निकल सके और एक पवित्र और शक्तिशाली जीवन जी सके। कियान डाओलियू ने हाथ बढ़ाकर कियान के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। उसकी आवाज बहुत नम थी। छोटी जुएं, रो मत। अपनी मां को दोष मत दो। उसका दिल भी कड़वा है, उसके अपने कारण है। कियान ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या वजह है उसके पास? वह तो बस एक बेरहम इंसान है। वह मेरी मां है, फिर भी उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। आज उसने मुझे मारा भी। उसने इसके बाद जो शब्द निकले वे उसके गले में अटक गए। वह उन्हें बोल नहीं पाई और सिर्फ दुख से अपना सिर हिला सकी। दादाजी, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। कियान डाओलियू चुप हो गया, उसकी बुरी आंखों में दर्द की एक झलक दिख रही थी। कुछ बातें ऐसी थी जो वह अपनी छोटी पोती को नहीं बता सके। वे बुरी बातें बहुत भारी थी। इन शिकायतों को पिछली पीढ़ी के साथ ही खत्म कर देना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि ज़ियाओज़ू को ये बातें पता चलें। यह ऐसा नहीं था जो उसे सहना चाहिए था। कियान डाओलियू थोड़ा नीचे झुका, धीरे से कियान को अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए फुसफुसाया, जुए, वह तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन तुम क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और धीरे से कहा, वह बहुत बुरी है, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। 19 पागल। कियान डाओलियू मुस्कुराई और कियान के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है ज़ियाओज़ू, वह तुम्हारी मां है, वह तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकती? वह अपने पुराने रूप से समझौता नहीं कर पा रही है। ज़ियाओज़ू, समय सब कुछ धो देगा। एक दिन वह तुम्हें स्वीकार कर लेगी। दादाजी, उन्हें मुझे अपनाने में कितना समय लगेगा? मैं तो साफ तौर पर उनकी बेटी हूं। वह मेरी परवाह करने के बजाय उन दो अजनबियों की परवाह करना ज्यादा पसंद करेगी। शियासु, दादाजी को नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन दादाजी को विश्वास है कि शियासु उस दिन तक जरूर इंतजार कर पाएगी। हम दादाजी, मैं भी इस पर विश्वास करता हूं। जैसे-जैसे रात गहराती गई, कियान सोफे पर गहरी नींद में सो गई। कियान डाओलियू ने उसे लेटाया, अपनी उंगलियों से अपनी पोती की आंखों के कोनों पर गिरे आंसू के दागों को चलाया, फिर मुड़कर सुप्रीम कोर्ट पैलेस की ओर चल दिया। सुप्रीम कोर्ट पैलेस के अंदर मोमबत्ती की रोशनी सुनहरी लाल चमक के साथ टिमटिमा रही थी। बीबी डोंग ऊंचे सुप्रीम कोर्ट के सिंहासन पर सीधी बैठी थी। उनकी अमर रंग की आंखें ठंड से बुझी हुई रत्नों जैसी थी, जो नक्काशीदार महल के दरवाजों पर मजबूती से टिकी हुई थी। क्रेक महल के दरवाजे बाहर से खोल दिए गए, जिससे रात की ठंड अंदर आ गई। कियान डाओलियू अंदर आया, उसकी हरकत से हवा के कारण मोमबत्ती की रोशनी कई बार चली। एक बार जब वह रुका तो भारी गुस्से में उसकी आवाज गिर गई, बीबी डोंग ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई। उसकी उंगलियां लापरवाही से आर्मरेस्ट पर बने खूबसूरत फ्रॉक पैटर्न को ट्रेस कर रही थी। उसकी आवाज में बरके टुकड़े थे। हाई पीस का देर रात आना बहुत कम होता है। मुझे हैरानी है कि कौन सी हवा आपको हॉल ऑफ वर्शिप से मेरे सुप्रीम कोर्ट पैलेस तक ले आई। बीबी डोंग, तुम्हें पता है कि मैं क्यों आया हूं? आज की घटनाओं के बारे में तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत दूर। आखिरकार बीबी डोंग ने ऊपर देखा, उसकी नजर से टकराई। क्या यह उससे कहीं ज्यादा हो सकता है जो आपके अच्छे बेटे ने मेरे साथ किया? अगर हाई पीस उसके लिए इंसाफ मांगने या मुझे लेक्चर देने आए हैं तो प्लीज चले जाइए। मैं थक गया हूं और आराम करना चाहता हूं। बीबी डोंग, ज़ियाओज़ू वही बेटी है जिसे तुमने 10 महीने तक पेट में रखा था। क्या तुम सच में इतनी बेरहम हो? बस। बीबी डोंग ने आर्मरेस्ट पर हाथ पटका, उसकी बैंगनी आंखों में गुस्सा भराया। बेहतर होगा कि आप अपनी पोती को कंट्रोल करें और उसे फिर कभी मेरे सुप्रीम कोर्ट पैलेस में कदम न रखने दें। नहीं तो अगर उसने मुझे और मेरे शिष्य को फिर से नाराज किया तो यह एक थप्पड़ जितना आसान नहीं होगा। बीबी डोंग, कियान डाओलियू गुस्से से कांप उठा, उसका बुरा चेहरा देखकर दर्द से भर गया। तुम एक मां हो, ज़ियाओज़ू वह बच्चा है जिसे तुमने 10 महीने तक पेट में रखा था। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? चुप रहो। बीबी डोंग ने उसे अचानक टोक दिया, उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। उसकी सोल पावर बेकाबू हो गई और उसके चारों ओर एक बैंगनी काला कोहरा छा गया। मेरे सामने मां होने का जिक्र मत करो। अगर तुम्हारा कियान परिवार न होता, अगर तुम्हारा वो शैतान बेटा न होता तो मुझे अपनी जिंदगी जीने का चुनने का अपना हक होता। तुम सबने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने यहां खड़े होकर मुझे ये बताने का क्या हक है कि मुझे क्या करना है? कियान डाओलियू उसकी आंखों में पागलपन भरी नफरत देखकर चौंक गया। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी आवाज में हल्की सी थकान थी। मुझे पता है, जुने ने तुम्हारे साथ गलत किया और कियान परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने जुने को मार डाला और मैंने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का पद और स्पिरिट हॉल को कंट्रोल करने दिया। तुम और क्या नहीं छोड़ सकते? जाने दो। बीबी डोंग जोर से हंसी, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। खाली हॉल में हंसी गूंज रही थी, जिसमें हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक थी। कियान डाओलियू, तुम एक अंधेरे सीक्रेट कमरे में कैद होकर दिन ब दिन मानवीय टॉर्चर सहने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपनी पसंदीदा चीजों को कुचलते हुए देखो, बिना विरोध करने की ताकत के। वह अचानक एक कदम और पास आ गई। उसकी बैंगनी काली सोल पावर उसके चारों ओर उमड़ रही थी, लगभग जम रही थी। आपके कियान परिवार का मुझ पर जो एहसान है, उसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पद से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। यह मेरी बर्बाद जिंदगी है, मेरा अतीत है जिसमें मैं कभी वापस नहीं जा सकता। भले ही वह जानवर मर जाए, भले ही तुम दोनों हाथों से स्पिरिट हॉल सौंप दो, मेरा दर्द और मेरी नफरत जरा भी कम नहीं होगी। आप कियान डाओलियू उसके शब्दों में निराशा और गुस्से को देखकर चुप रह गई। उसने अपने सामने खड़ी औरत को नफरत से ऐसे देखा जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। उस समय की वह जवान लड़की जिसकी आंखों में जिद और रूहानी कृपा थी, सालों की मुश्किल और नफरत में डूबी हुई, बहुत पहले पहचान में नहीं आ रही थी। तुम बिल्कुल ना समझ हो। कियान डाओलियू का दिल उसकी बातों से दुखने लगा। हां, मैं ना समझ हूं। बीबी डोंग ने गुस्से से कहा, उसकी आंखें चाकू की तरह ठंडी थी। लेकिन ये सब मुझे आपके कियान परिवार ने दिया है। अब अपनी समझ लो और मेरे सुप्रीम कोर्ट पैलेस से बाहर निकल जाओ। नहीं तो बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दो। कियान डाओलियू ने उसकी आंखों में हत्या का इरादा देखा और जान गया कि आगे की बातचीत से झगड़ा और बढ़ेगा। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें बेबसी और दुख से भरी थी। ठीक है बीबी डोंग, अपना ख्याल रखना। इसके साथ ही वह मुड़ा और सुप्रीम कोर्ट पैलेस से बाहर निकल गया और उसकी शक्ल रात में गायब हो गई। बीबी डोंग धीरे-धीरे अपनी गद्दी पर वापस बैठ गई और अपने दर्द करते माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों से नफरत गायब हो गई और सिर्फ कभी न खत्म होने वाली थकान और खालीपन रह गया। उसने खाली हॉल को देखा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जेल के दिनों और रातों में लौट गई हो। उसके कान निराशा की चीखों से भर गए थे। काफी देर बाद वह धीमी आवाज में जो सपने जैसी थी, धीरे से बोली, मैं चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे उसकी परछाई लंबी, अकेली और वीरान पड़ रही थी। सूर्य के कमरे में सूर्य बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में चरखों को सक्रिय करने के लिए हाथों से मुहरें बना ली।
थोड़ी देर बाद उसके पीछे नीले रंग की लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई दिया जो एक इंसान की आकृति की ओर बढ़ता गया। हालांकि इसकी आउटलाइन पहले से ही इंसानी थी फिर भी ये पूरी तरह से दिख नहीं सका। हाँ, सूर्य वो जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहा था। एक बार जब वह इस टेक्निक में मास्टर हो जाएगा तो भविष्य में उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी बढ़ जाएगी। हालांकि यह अजीब था, ये बुटलोन पूरी तरह से कंडेंस नहीं हो रहा था। सिस्टम, क्या तुम वहां हो? डिंग, मैं यहां हूं। होस्ट की क्या रिक्वेस्ट है? सिस्टम, मैं बुटलोन जुत्सु का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? डिंग, बुटलोन, बुट ड्रैगन और बुट गोलेम तीन खास बुट रिलीज निंजुत्सु हैं। बुट रिलीज में जीवन होता है। ये तीन निंजुत्सु जीवन का रूप है और इनसे मिलने वाली सोल पावर भी बहुत ज्यादा है। सिस्टम के डिक्टेशन के अनुसार होस्ट की अभी की सोल पावर बुटलोन इस्तेमाल करने के लिए काफी नहीं है। क्या तो फिर मैं इसे कब इस्तेमाल कर सकता हूं? डिंग, सिस्टम के डिक्टेशन के अनुसार जब आपकी सोल पावर रैंक 25 तक पहुंच जाएगी तो आप बुटलोन जुत्सु का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ रैंक 13 पर हूं। क्या मेरे लिए बुटलोन इस्तेमाल करने का कोई तेज तरीका है? डिंग, नहीं, लेकिन ये देखते हुए कि होस्ट कितना मजबूत बनना चाहता है, मैं एक मिशन जारी करूंगा। डिंग, होस्ट की ज्यादा ताकतवर बनने की इच्छा को देखते हुए मिशन जारी। मिशन की जरूरत, कियान रेनेक्स से दोस्ती करो। मिशन का इनाम कबूला माइंस 20 कियान रेनेक्स का सीक्रेट बेस। क्या सिस्टम, ये किस तरह का मिशन है? क्या इसका अजय होने से कोई लेना देना है? डिंग, होस्ट, अजय होने का मतलब सिर्फ बेमिसाल लड़ाई की ताकत नहीं है। अगर अजय होने के रास्ते में आपके साथ कोई खूबसूरती नहीं है तो फिर क्या मतलब है? तो होस्ट, आगे बढ़ो और कोशिश करो। अजय होने के लिए, सुंदरता के लिए, कबूला माइंस के लिए आगे बढ़ो और कोशिश करो। ठीक है। सिस्टम, तुम मुझे सच में समझ रहे हो, लेकिन कियान रेनेक्स हॉल ऑफ वर्शिप में है, वह अक्सर बाहर नहीं आती। मेजबान, मुझे देखो, बड़बड़ाओ। सिस्टम को बहुत बड़बड़ाते हुए सुनने के बाद सूर्य को अचानक एक आइडिया आया। सिस्टम, तुम सबसे अच्छे हो, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूं। 3 दिन बाद दोपहर में पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी चमक आ रही थी और स्पिरिट हॉल के पीछे वाले पहाड़ के पीछे के रास्ते पर रोशनी के धब्बे पड़ रहे थे। सिस्टम से मिली जानकारी के बाद सूर्य अकेले इस कम देखी जाने वाली जगह पर आया। पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, चारों ओर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे और कभी-कभी कीड़ों की चहचहाट और चिड़ियों की आवाजें सन्नाटा तोड़ रही थी। किसने सोचा होगा कि कियान रेनेक्स सच में यहां अकेले छिप जाएगा? सूर्य ने आगे के छोटे रास्ते को देखा और खुद से फुसफुसाया, ये जगह इतनी दूर है, बिना किसी कारण के कौन यहां आएगा? वह रास्ते पर ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक प्यारी लेकिन दुखी औरत की आवाज उसके कानों में पड़ी। शिया हुई, मुझे बताओ, वह औरत मुझे पसंद क्यों नहीं करती? कियान रेनेक्स की आवाज गहरी उलझन और निराशा से भरी हुई थी। मैं बहुत मेहनत करता हूं और मैं साफ तौर पर उन सबसे ज्यादा अच्छा हूं। इसके बाद कुछ खुशी से भौंकने की आवाजें आई जो किसी छोटे कुत्ते के जवाब जैसी लग रही थी। हम, ज़ियाओ हुई, तुम्हें भी लगता है कि वह गलत है ना? लड़की की आवाज थोड़ी तेज हुई फिर तुरंत धीमी हो गई। लेकिन आखिरकार वह मेरी मां है। ज़ियाओ हुई, काश तुम बात कर पाते। उसने धीरे से आह भरी, उसकी आवाज में बच्चों जैसी उदासी थी। फिर आप मेरी बात और सुन सकते हैं और मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझे क्या करना होगा ताकि वह मुझे दूसरी नजर से देखे। सूर्य ने अपनी रफ्तार धीमी की और घनी झाड़ियों के बीच से आगे देखा। थोड़ी दूर पर एक नीले पत्थर पर एक छोटी सी आकृति बैठी थी, वह वास्तव में कियान रेनेक्स थी। वह अपनी बाहों में एक रोएंदार बेरंग का छोटा कुत्ता पकड़े हुए थी और अपनी उंगलियों से उसके बालों को धीरे-धीरे सहला रही थी। इस समय वह हमेशा से कम घमंडी और ज्यादा कमजोर लग रही थी। शिया हुई नाम का छोटा कुत्ता कियान रेनेक्स की भावनाओं को समझ गया। उसने अपना सिर नीचे करके उसकी हथेली को सहलाया और कुछ हल्की सी सहलाइयां ली। सूर्य एकदम खड़ी रही, तुरंत आगे नहीं बढ़ी। वह महसूस कर सकता था कि इस समय कियान रेनेक्स ने अपनी सारी तीक्ष्णता और दिखावा छोड़ दिया था। जो बात सामने आई वही बच्चे का असली रूप था जो मां का प्यार चाहता था, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा था। कौन है वहां? कियान रेनेक्स ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी तेज नजर तीर की तरह उन झाड़ियों की ओर गई जहां सूर्य छिपा हुआ था। उसकी पहले की कमजोरी तुरंत रेनेक्स में बदल गई। उसकी आवाज में परेशान होने का गुस्सा और थोड़ी घबराहट थी। झाड़ियों में कोई हलचल न देखकर उसकी भौहें और तन गईं और उसने ठंडी सांस ली। हम चाले चल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ छिपने से तुम ठीक हो जाओगे? ये देखकर कि उसे पकड़ लिया गया है, सूर्य ने बस झाड़ियों को एक तरफ धकेला और बाहर निकल गया। यह मैं हूं। ये देखकर कि वह वही है, कियान रेनेक्स के कंधे की टेंशन थोड़ी ढीली हुई, लेकिन तुरंत फिर से टाइट हो गई। अपने राज पता चलने पर शर्मिंदगी की एक झलक उसकी पीली बैंगनी आंखों में आ गई और उसकी बाहों में मौजूद ज़ियाओ हुई भी सूर्य पर चौकन्ना होकर भौंकने लगी। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? उसने अपनी भौहें उठाई, हमेशा की तरह तीखी आवाज में अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की, जबकि उसके हाथों ने अपने आप ज़ियाओ हुई को और कसकर पकड़ लिया। क्या ये वह जगह है जहां आपको होना चाहिए? सूर्य ने शांति से कहा, मैं बस वहां से गुजर रहा था और मैंने कुछ सुना, इसलिए मैं उसे देखने आया। उसकी नजर उसकी हल्की लाल आंखों पर पड़ी और उसने उन शब्दों का जिक्र नहीं किया जो उसने अभी-अभी सुने थे। ये जगह बहुत दूर है, अगर यहां अकेले रहते हुए आपको कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? कियान रेनेक्स ने गर्दन अकड़कर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम सब जैसी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट पैलेस में उस औरत की नजर में रहती हूं। मेरे यहां होने से तुम्हारा क्या लेना देना है? दूसरी तरफ झाड़ियों में चक्कर घूमने का तुम्हारा क्या इरादा है? ज़ियाओ हुई उसकी बाहों में बेचैनी से हिली। उसने नीचे देखा और उसके फर को सहलाया। उसकी आवाज नया सी धीमी हो गई, हालांकि वह जिद्दी बनी रही। अगर तुमने मजाक बहुत देख लिया है तो जल्दी से चले जाओ। यहाँ आंखों में गड़ने वाली चीज मत बनो। मैं यहाँ मजाक देखने नहीं आया हूँ। जहाँ तक आपने कहा, मैंने जानबूझकर चुपके से नहीं सुना। हम तुम भी उस औरत की तरह हो, बुरे इरादों से भरी हुई। कौन जानता है कि तुम क्या प्लान बना रही हो? वह रुकी, उसकी आवाज और भी सख्त हो गई, जिसमें बिना किसी शक के खारिज करने का भाव था। यह मेरा पसंद इलाका है, इसमें आपको परेशान नहीं करना है, तुरंत चले जाओ। तुम हमेशा इतने गुस्से क्यों रहते हो? सावधान रहो, वरना भविष्य में कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। सूर्य ने उसकी चिड़चिड़ी हालत देखी, उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ाने की झलक थी। कियान रेनेक्स एक बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी बाहों में ज़ियाओ हुई उसके अचानक हिलने से कांपने लगी। पाह तुम ही हो जिसे कोई नहीं चाहता। ये यंग मिस नेचुरली खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वे यहाँ से लेकर थोड़ी सी तक लाइन में लग सकते हैं। बोलते समय उसने अपने आप अपनी छाती फुला ली, मानो अपनी काबिलियत पर जोर दे रही हो। ज़ियाओ हुई ने उसकी बाहों में अपना सिर हिलाया और अपनी जीभ निकालकर उसकी उंगली चाटी, मानो उसे दिलासा दे रहा हो। सूर्य ने उसकी दोगली हरकत को देखा और मन ही मन हंसा, हालांकि बाहर से उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ बातें बेकार हैं। अगर तुम सच में काबिल होते तो तुम यहाँ छिपकर एक छोटे कुत्ते से शिकायत नहीं कर रहे होते। तुम कियान रेनेक्स को उसकी बातें चुभ गईं और वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने फिर से अपनी गर्दन पकड़ ली। तुम्हें क्या पता? मैं शिया हुई के साथ रिश्ता बना रहा था। सूर्य ने उसके विरोध को नजरअंदाज किया और सीधे दूसरों के पास जाकर उससे आधा हाथ दूर बैठ गया। कियान रेनेक्स, अगर तुम बहुत ज्यादा सुन रहे हो तो कोई दोस्त न होना आसान है। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे वह कोई बिल्कुल नॉर्मल बात कह रहा हो। कियान रेनेक्स का शरीर अकड़ गया। वह मन ही मन जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे रोक दिया। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं चुप हूं और कभी किसी और को नहीं बताऊंगा। हम एक बिल्ली और एक पेड़ के बिल की तरह हो सकते हैं। एक बिल्ली और एक पेड़ का बिल। कियान रेनेक्स ने भौहें चढ़ाईं, साफ था कि उसने ऐसी कहावत कभी नहीं सुनी थी। उसकी हल्की बैंगनी आंखों में थोड़ी उलझन दिख रही थी। वह क्या है? इसका मतलब है? सूर्य ने मुस्कुराते हुए समझाया, जब बिल्ली के मन में कुछ होता है तो वह पेड़ के बिल में जाकर बहुत देर तक बड़बड़ाती रहती है। पेड़ का छेद बोलता नहीं है, लेकिन ये बिल्ली की सारी बातें छिपा लेता है और किसी दूसरे को नहीं बताता। कियान रेनेक्स को सूर्य के घूरने से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और जिद करते हुए कहा, तुम्हें कौन कुछ बताना चाहता है? मेरे मन में कुछ नहीं है। उसकी बातों के बावजूद ज़ियाओ हुई पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई और उसके आसपास की अजीब सी आवाज धीरे-धीरे थोड़ी फीकी पड़ गई।